जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जो मीरू और रत्नप्रभा, मीरू और ऊपर देवलोक, ये सिचुएशन चल रही है अभी कुछ दिनों से। अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा मैं रिपीट कर लेती हूँ ताकि आपको मालूम पड़ जाए। आओ देखो, ये जो मीरू पर्वत है वो कहाँ स्थित है। आओ, 14 राजलोक दिख रहा है ना पिक्चर? हाँ हाँ हाँ, आओ एक बार इसको समझेंगे। ये 14 राजलोक का पिक्चर है। आओ, यहाँ आपको बराबर मध्य में कमर की जगह देखो, ये पुरुष है। 14 राजलोक पुरुष की आकृति में है क्योंकि ये लोक ही ऐसा है। जैसे कि ये कमर का भाग है तो बराबर एक रज्जू चौड़ा, एक रज्जू लंबा, एक रज्जू लंबा चौड़ा चौरस हो गया। आपको दिख रहा है आपको ये कर्सर? हाँ, एक रज्जू लंबा चौड़ा जो तिर्यक लोक है वो पूरा एक रज्जू का है। और बराबर उसके मध्य भाग में हमारी जैसे नाभि होती है, वहाँ पे अष्टरूचक प्रदेश है। और बराबर अष्टरूचक प्रदेश हमारे ये मेरू के जमीन के अंदर जो 1000 योजन उद्वेद है, जमीन के नीचे की ऊंडाई। जैसे प्रत्येक बिल्डिंग का जमीन के नीचे का एरिया भी होता है, उसको ऊंडाई बोली जाती है। तो ये मेरू जो 1,00,000 योजन ऊंचा है, उसकी ऊंडाई है 1000 योजन। वो 1000 योजन जो मेरू ऊंडा है वो यहाँ आपको मिलेगा। देखो, आओ यहाँ पे दिखेगा, देखो ये पिक्चर में ये मेरू 1,00,000 है। और बराबर नीचे का देखो, यहाँ रूचक प्रदेश दिख रहा है आपको? दिख रहा है? हाँ, तो ये मेरू के नीचे का 1000 योजन, ये देखो ये 900 योजन मैंने लिखा है। बराबर 900 योजन छोड़ने के बाद अष्टरूचक, और उसके नीचे 100 योजन और रत्नप्रभा नरक पृथ्वी, उसका बहुसमरमणीय भाग। समझ में आया? यहाँ पे मेरू के नीचे का 1000 योजन, देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, सुनिए। ये मेरू के नीचे का जो 1000 योजन जो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से लेके नीचे 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 तक 1000 योजन, वो अब मेरू के अंदर के जमीन के नीचे में 900 योजन जाओ। उसके बाद 900 योजन के नीचे 100 योजन और 900 योजन के बीच में 900 नीचे उतरो और तो 100 ही बाकी रहेगा ना। तो उसके नीचे आपको ये 100 योजन ऊपर और 900 योजन नीचे ऐसे अष्टरूचक प्रदेश मिलेंगे। ये अष्टरूचक प्रदेश है, यहाँ से 10 दिशा शुरू होती है। अब ये हुआ तिर्यक लोक का मध्य भाग। बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ये देखो, अभी मैं आपको समझा रही हूँ, ये आपका तिर्यक लोक है, बराबर एक रज्जू का। कर्सर मेरा घूम रहा है, दिखेगा आपको? दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना? ये एक रज्जू का तिर्यक लोक, एक रज्जू के तिर्यक लोक के अति मध्य भाग में रूचक प्रदेश। तो रूचक प्रदेश के ऊपर 900 योजन और मेरू की ऊंडाई हुई। हाँ। और उसके ऊपर 1,00,000 का मेरू हुआ जमीन के ऊपर, बराबर बराबर बराबर। तो यहाँ जो 900 योजन पे रूचक प्रदेश है वो धीरे 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 ऊंचाई में 1000 योजन ऊंचा होगा। और उसके बाद हमारी ऊपर की जमीन आएगी। तो ये जो 900 योजन है ना, बराबर ऐसा ऊंडा हुआ। देखो ये एक और पिक्चर, आज मैं आपको सबको ये पिक्चर के अंदर समझा रही हूँ। आओ, इसको आप कल्पना करो, ये मेरू है तो ये नीचे का 1000 योजन हुआ, ऐसी कल्पना करो। समझ में आया? हाँ, तो ये नीचे के जमीन के नीचे के 900 योजन छोड़ के अष्टरूचक प्रदेश, और उसके नीचे और 100 योजन पर उसको बोला जाएगा रत्नप्रभा पृथ्वी के रूचक उपलक्षित समभूमि भाग। उसका पूरा नाम क्या होगा? रूचक उपलक्षित, रूचक को उपलक्षित होकर ये समभूमि भाग रत्नप्रभा का। क्योंकि आप तो ये तो मेरू के नीचे का भाग है, तो जम्बू के अंदर का भाग हुआ, तो ये जम्बू का तो कहा नहीं जाएगा ना। हाँ, जम्बू की जमीन नहीं हो जाएगी, अब नीचे की रत्नप्रभा की मानी जाएगी, बराबर। हाँ,
क्योंकि जमीन के नीचे है। जमीन के नीचे 900 योजन छोड़ के मतलब कितना ज्यादा हो गया, लगभग 2 भरत क्षेत्र। तो इतना छोड़ के है, तो ये सारा जमीन का एरिया माना जाएगा रत्न प्रभा का। ठीक है, नरक का माना जाएगा, रत्न प्रभा का ही उपलक्षित भूमि भाग मानी जाएगी। ओके, अपर लेयर ऑफ रत्न प्रभा, बस अपर लेयर ऑफ रत्न प्रभा, बराबर। हाँ हाँ, आओ। जम्बू द्वीप की पूर्व वेदिका के चरमांत से, आओ अब इसको हम समझेंगे। हमारी जो जम्बू द्वीप के ऊपर की ऊंचाई है, उसके नीचे रत्नप्रभा का अवकाश अंतर शुरू होगा, उसको कहा जाएगा अवकाश अंतर। आओ इधर देख लो, चलो देखो, ये मेरू अभी जो आपने सुना वो उसके नीचे के 1000 योजन में यहाँ आपको अष्टरूचक प्रदेश दिख रहा है। हाँ, अब ये अष्टरूचक प्रदेश के नीचे जैसे ये बराबर अष्टरूचक प्रदेश से आप शुरू करोगे तो हर एक द्वीप समुद्र दुगुना दुगुना नीचे जाता जाएगा, डीप में होता जाएगा ना। देखो जम्बू के नीचे तो सिर्फ 1000 योजन ही है, लेकिन लवण समुद्र के नीचे तो 1 लाख हुंडा है। कितना है? 1 लाख हुंडा। तो मान लो कि ये जम्बू के यहाँ भी 2 लाख का लवण, यहाँ भी 2 लाख का लवण, तो जम्बू से ये अष्टरूचक प्रदेश से 2 लाख लवण तक ऐसा स्लोप आएगा। हाँ। आएगा, सबको समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ, अब उसके बाद आया हमारा घातकी खंड की तो ऊंडाई 1000 योजन ही रहेगी, लेकिन उसके बाद जो आपका समुद्र आएगा कालोदधी समुद्र, वो कितना ऊंडा होगा? वो 4 लाख चौड़ा है, तो 2 लाख नीचे ऊंडा आएगा। तो ये आप वहां तक जाओगे तो और नीचे स्लोप में उतरोगे। हाँ। तो ऐसे और नीचे अरुणोवर समुद्र, और जितना समुद्र जितना चौड़ा है उतना आधा नीचे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा स्लोप आ गया। बराबर, क्लियर हो गई बात? हाँ। तो अब ये कहाँ हुआ? आपके अर्धराज के बराबर बिंदु में जम्बू था, तो ये दोनों कहाँ नीचे उतरेंगे? अर्धराज में ही उतरेंगे ना पूरा। आओ अभी ये चीज़ को आप इसी के अंदर समझो। देखो अब इसमें आप ज़्यादा डिटेल से समझ पाओगे। ये हमारा एक रज्जु का तिर्यक लोक है। ये एक रज्जु का तिर्यक लोक है। मेरा कर्सर दिख रहा है आपको? हाँ। ये एक रज्जु चौड़ा, एक रज्जु लंबा, तो ये चौरस हो गया। बराबर। हाँ। बराबर उसके मध्य में आपने रुचक प्रदेश देखे, और उसके नीचे रत्न प्रभा का अवकाश अंतर है, जो वो पिक्चर में बताया था। वो यहाँ पे कैसे देखोगे आप? समझ में आ गया? नहीं आया? रुको, आओ ये पिक्चर में देखो। चलो देखो, इसमें समझ में आया? वही पिक्चर है, देखो ये एक रज्जू का तिर्यक लोक, इसमें बराबर बीच में रुचक प्रदेश। अब रुचक प्रदेश के नीचे तो 100 योजन के बाद तो रत्नप्रभा का अवकाश अंतर शुरू हो जाएगा। बराबर, असंख्य योजन। अब उसके बाद आप मान लो कि एकदम बाजू में लवण है, तो वो 1 लाख हुंडा, तो यहाँ से नीचे स्लोप में जाओगे आप। हाँ। उसके बाद का कालोदधी और स्लोप में। हाँ। तो यहाँ से ऐसा त्रिकोण बनेगा ना नीचे। हाँ, आइसक्रीम के लेयर के जैसे। हाँ, शंकु आकार से। देखो यहाँ भी आकार है, देखो वही सेम आकार बनेगा। देखो इधर आओ। हाँ, ये देखा आइसक्रीम का ड्रॉप। बराबर। तो ये आकार से आपके ऊपर के भाग में तिर्यक लोक आएगा, लेकिन नीचे के भाग में अवकाश अंतर ऐसा काला आएगा। बोलो आएगा कि नहीं? हाँ। अब समझ में आ गया? तो ये अर्धरज्जु यहाँ नीचे रत्न प्रभा का अवकाश अंतर, और उसके बाद रत्न प्रभा नारकी।
हाँ तो ये हुआ ऊपर का जो है रुचक प्रदेश वाला, रुचक प्रदेश वो है रत्नप्रभा रुचक उपलक्षित समभूमि भाग, बराबर। हाँ और ये योजन का, ये आपका काले रंग का अवकाश अंतर छोड़ने के बाद जो सीधी लाइन आएगी, यहाँ देखो रत्नप्रभा की सीधी लाइन, हाँ ये होगा रत्नप्रभा नारकी की शुरुआत, उसका ये समभूमि भाग। अब समझ में आ गया? हाँ सबको आ गया? हाँ हाँ, तो ये आपका रत्नप्रभा का आकाश अंतर है, जो बिल्कुल, जिसको आज के जमाने में हम ब्लैक होल जानेंगे। क्या जानेंगे? ब्लैक होल। और वही आज आप देखो बर्मुडा ट्रायंगल, और वो ट्रायंगल खाली 6 योजन नीचे जाने के बाद ही ब्लैक होल शुरू हो जाता है। तो आज आपको ये लाइव चीज मिल रही है, क्योंकि हमें तो ये तो मेरू है, लेकिन हम तो श्लोक में जाएंगे ना 1000 योजन तक। तो हाँ तो हमारे तो नीचे 6 योजन में ही ब्लैक होल आना चाहिए। हाँ मेरू के नीचे 1000 योजन जाएगा, लेकिन भरत के नीचे 6 योजन, खाली 6 योजन, ऐरावत के नीचे खाली 6 योजन, जम्बू द्वीप की पूरी किनारी के नीचे खाली 6 योजन। समझ में आ रहा है? हाँ और ब्लैक होल शुरू। तो आपको दोनों तरफ दो आज ट्रायंगल मिल रहे हैं, वो 100% परफेक्ट जो भगवान ने कहा वैसा है कि नहीं? है। बोलो, अब इस साइंस को कोई मना कर सकता है? नहीं नहीं। क्योंकि भगवान ने वो जो बोला है वो तो हर टाइम मिलना चाहिए। तो आज के ज़माने में मिल रहा है, तो हम तो बराबर सही है। ये पृथ्वी जमीन पे ही है और इसके नीचे ही रत्नप्रभा नारकी है। बात समझ में आई? हाँ हाँ, चलो अब मैं रत्नप्रभा नारकी की बात करी, इतना समझ में आ गया ना स्क्वायर आपको? हाँ बस चलो, अभी हम ये रत्नप्रभा नारकी के लेयर की बात करेंगे। अब ये जो कांड है उसको क्या बोला जाएगा? कांड। 16,000 का 16 कांड। ऊपर के 1000 छोड़ो, नीचे के 1000 छोड़ो, टोटल 1,80,000 योजन की ये रत्नप्रभा नारकी। ऊपर के 1000 योजन छोड़ो, नीचे के 1000 योजन छोड़ो, उसके बाद नरक पृथ्वी आएगी। तो अब ऊपर के 1000 योजन में क्या आएगा वो हम पढ़ेंगे, ठीक है? बराबर? हाँ, तो अब जैसे अवकाश अंतर खत्म होगा उसके बाद जो पहला 1000 योजन आएगा, वो 1000 योजन में आपको यहाँ पे किसके आवास मिलेंगे? व्यंतर, वाण व्यंतर, देवों के आवास मिलेंगे। बराबर? व्यंतर वाण व्यंतर के आवास। तो व्यंतर देव और वाण व्यंतर देव कहाँ पे रहते हैं? बोलो, अब कोई समझाएगा मुझे? कहाँ रहते हैं? रत्नप्रभा नारकी ना त्या आघाडीचे बच्चे रहते। हाँ, रत्नप्रभा नारकी की जो शुरुआत होगी वो पहले 1000 योजन में रहते। क्या बोलोगे आप? ये रत्नप्रभा नारकी की शुरुआत है। देखो दिख रहा है आपको, मैं कर्सर बता रही हूँ। रत्नप्रभा नारकी, और तो बराबर उसके पहले के 1000 योजन में आपको व्यंतर वाण व्यंतर मिलेंगे। 1,80,000 योजन की ये रत्नप्रभा नारकी, तो आपको पहले 1000 में मिलेंगे कि नहीं? को पेपर देखो, ये 8 व्यंतर देव है। देखो यही रत्नप्रभा नारकी जो मैंने अभी बताई, तो बराबर उसके ऊपर के 1000 योजन में। बराबर? बराबर। हाँ, अब ऊपर के 1000 योजन में से ऊपर के 100 योजन छोड़ो, नीचे के 100 योजन छोड़ो। समझ में आया? हाँ। ऊपर के 100 छोड़ दो, नीचे के 100 छोड़ दो, तो बीच में 800 योजन आएगा। हाँ। देखो आपको यहाँ बराबर 8 मिलेंगे। देखो 100 योजन का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो लाल रंग की पट्टियाँ है, पर फिर 5, 6, 7, 8 आपको 8 बराबर 800 योजन के एक 100 योजन का एक पट्टा मिल रहा है। मिला? हाँ। बस, तो ये 100 के 8 योजन के अंदर ये 8 व्यंतर देव, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भूत पिशाच सब उनके नाम है। आपको दिखे? आप पहले ये देख लो बस पिक्चर, फिर बाद में हम आगे करेंगे। दिख रहा है ना? हाँ। तो ये बराबर रत्नप्रभा का अवकाश अंतर जैसे खत्म होगा ऊपर का,
उसके बाद में ही तुरंत घनोदधि घनवात तनवात वो जैसे खत्म होगा उसके बाद सबसे पहले 1000 योजन में ऊपर के 100 योजन छोड़ना है, नीचे के 100 छोड़ना है। वो छोड़ने के बाद बीच के 800 योजन में प्रत्येक एक एक 100 योजन के पट्टे में ये 8 व्यंतर देव रहते हैं। उनके नाम है पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम पुरुष, महोरग और गंधर्व। ठीक है, तो ये जो 8 है व्यंतर देव है। और तो व्यंतर देव के 2-2 इंद्र, हर एक व्यंतर देव के 2-2 इंद्र, तो टोटल 16 व्यंतरेंद्र हुए। कितने हुए? 16 बराबर 16 व्यंतर इंद्र हुए। और अब आपने जो ऊपर के 100 योजन छोड़े थे ना, उसमें से ऊपर के 100 में से भी ऊपर के 10 और नीचे के 10 छोड़ दो, तो कितने बचे? 80। तो वो 80 के अंदर एक एक के अंदर एक एक ऐसे 8 वाण व्यंतर देव रहते हैं। कितने? 8 वाण व्यंतर, 8 वाण व्यंतर देव रहते हैं। मैं उसके नाम बोल रही हूँ। काल, महाकाल, स्वरूप, प्रतिरूप, पूर्णभद्र, माणिभद्र, भीम, महाभीम। देखो मैं एक एक में 2-2 वर्ड बोल रही हूँ। काल, महाकाल, तो ये तो मैं 16 वाण व्यंतर के इंद्र के नाम बोल रही हूँ। आप सुनिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, वो डबल पैर में आएंगे। वैसे 8 ही है, काल, फिर स्वरूप, फिर पूर्णभद्र, फिर भीम, किन्नर, सतपुरुष, महाकाय और गीतेश। ऐसे ही 8 व्यंतर वाण व्यंतर देव है, लेकिन प्रत्येक के 2-2 इंद्र। तो अब मैं 16 इंद्र के नाम ले रही हूँ, ध्यान से सुनिए। वाण व्यंतर देवों के जो 16 इंद्र है वो है काल, महाकाल। पहले के 2 है काल, महाकाल। 2 क्यों होंगे? ध्यान दो, उसमें भी 2 क्यों होंगे? क्योंकि उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ रहेंगे ना। जैसे सौधर्म देवलोक भी ईशान इंद्र और शक्रेंद्र 2 है ना, उसके भी। तो बराबर यहाँ भी आपको 2 मिलेंगे। व्यंतर भी 2, व्यंतरेंद्र के भी एक एक व्यंतर के जो आवास है उसके 2-2 इंद्र मिलेंगे, उत्तर के अलग, दक्षिण के अलग। ठीक है, तो पहले जो है उसके काल, महाकाल। दूसरा जो व्यंतर देवों के जो इंद्र है वो है स्वरूप, प्रतिरूप। उसके बाद पूर्णभद्र, माणिभद्र, उसके बाद भीम, महाभीम, फिर किन्नर, किम पुरुष, फिर सतपुरुष, महापुरुष, उसके बाद अतिकाय, महाकाय और गीत रथ, गीत रस, यश। इस प्रकार के 2-2 के पैर में आपको व्यंतर इंद्र वाण व्यंतर इंद्र मिलेंगे। और व्यंतर इंद्र कैसे मिलेंगे? तो जैसे ये 8 जो बोले थे उसके भी मैं डबल बोल रही हूँ, सुनो। सन्निहित, सामान, धाता, विधाता, ऋषि, ऋषिपाल, ईश्वर, महेश्वर, सुवत्स, विशाल, रासरती, श्वेत, महाश्वेत, पतंग, पतंगपति। समझ में आया? इस प्रकार से 16 ये हुए वाण व्यंतर इंद्र। पहले हुए थे वो व्यंतर इंद्र थे, ये 16 हुए वाण व्यंतर इंद्र। वो आपको लिखे हुए बुक में मिल जाएगा, आपका पेज नंबर है उसमें 95। आप देखोगे तो उसमें आपको 16 व्यंतर के इंद्र और 16 वाण व्यंतर के इंद्र, ऐसे 32 इंद्र यहाँ पे रहते हैं। कहाँ? रत्नप्रभा पृथ्वी के बराबर नीचे के 1000 एरिया में। समझ में आया? हाँ, आओ। ये यहाँ पे इनके भवन होते हैं। रत्नप्रभा पृथ्वी के ऊपर के भाग में ये व्यंतर देव और वाण व्यंतर देवों के भवन होते हैं। जो मैंने आपको बताया ना 100 योजन का पूरा उसका भवन है। कहाँ से कहाँ तक? पूरे एक रज्जू तक फैला हुआ, एक जगह से दूसरी जगह के एंड तक, पूरे उसके नीचे एक रज्जू के अंदर फैला हुआ। तो बराबर ये जम्बू द्वीप के नीचे भी आए, सारे द्वीप समुद्र के बराबर नीचे आए। समझ में आया? इनका स्थान कहाँ पे आया? समुद्र के बराबर नीचे, सारे द्वीप समुद्र के बराबर नीचे। उसका जो अवकाश अंतर है रत्नप्रभा का, वो छोड़ने के बाद, रत्नप्रभा का अवकाश अंतर, घनोदधि, घनवात, तनवात सब छोड़ने के बाद ये इनके आवास आएंगे।
अभी आज थोड़ी उनकी डिटेल है वो मैं पूरी करूँगी, इम्पोर्टेंट है इसलिए कि ये जो एक एक युगल में नियमा असंख्यात श्रेष्ठ भवन है, ये उनके भवन असंख्यात है। असंख्यात क्योंकि पूरी एक रज्जू में फैला हुआ है, तो असंख्यात योजन है तो भवन भी असंख्यात हो गए। और ये विस्तार से संख्यात योजन, भवन संख्यात योजन वाले, लेकिन उनका जो विस्तार है वो असंख्यात। ठीक है, तो जैसे कि वो उनके भवन तो जम्बू द्वीप बराबर, एक जम्बू द्वीप के बराबर एक भवन, और उत्कृष्ट से 1,00,000 योजन का, और जघन्य से वो भवन का एरिया वो भरत क्षेत्र के समान 536 धनुष योजन जितना, और 1,00,000 योजन जितना, मतलब ऐसे छोटे बड़े असंख्य भवन हो गए। ठीक है, उसमें जो व्यंतर देव है वो श्रेष्ठ तरुणी के गीत संगीत के आवाज सुनने के प्रेमी, उसके कारण नित्य सुख से युक्त और आनंदित रहते रहते अपना समय कितना और कब पसार हो जाता है उनको मालूम नहीं पड़ता। समझ में आया? व्यंतर देव, तरुणी का मतलब देवी, व्यंत्री देवी में व्यंत्री में जो जन्म लेते हैं वो सारे व्यंत्रियों के साथ गीत संगीत नृत्य और ये सब में उनका कहाँ समय जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। उनका आयु कब खत्म हो जाएगी उनको पता भी नहीं चलेगा। आओ, उसके बाद मणि सुवर्ण रत्नों के स्तूप मतलब कि जो हमारे वो कीर्ति स्तंभ जैसा स्तंभ बनता है ना, उसको स्तूप कहा जाता है, उसको स्तूप कहा जाता है। तो ये जो स्तूप है वो सारे मणि रत्न और वो सब के स्तूप बने हुए होते हैं जो उनके इस असंख्य योजन के भवनों के अंदर होंगे। और सोने की सुवर्ण की वेदिका मतलब जो फ्लोर है वो सोने की, उनके भवन दक्षिण दिशा की ओर और उत्तर दिशा की ओर, आधे दक्षिण दिशा के भी, दक्षिण में भी उनके भवन है, उत्तर में भी उनके भवन। और क्योंकि दोनों के इंद्र अलग है इसलिए दोनों के भवन भी अलग है। इस व्यंतर देव की जगन्य आयु 10,000 वर्ष है, मतलब जो पहली नारकी की जो आयु है वही आयु इनकी भी हुई। और उत्कृष्ट आयु एक पल्योपम देवियों की कम होती है। इस तरह व्यंतर देवों के भवन और स्थिति संक्षिप्त में आपको बताई गई है। समझ में आ गया? इससे ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही बताया है। समझ में आया? पहले ये बताओ। आओ, अब है ना एक महत्व की बात यहाँ हमको सुननी है। अब ये व्यंतर में राक्षस पिशाच भूत सब आ जाते हैं, बराबर? हाँ, तो अब यहाँ आपको ये समझना है कि ये जो व्यंतर में भूत पिशाच राक्षस सब है तो वो बार बार नीचे हमारी ऊपर, नीचे नहीं ऊपर, क्योंकि भरत क्षेत्र तो उनसे ऊपर आई ना, पृथ्वी तो उनके ऊपर है ना। हाँ, तो वो वहाँ क्यों आ जाते? वो बार बार हमारी पृथ्वी पे आ जाते, क्योंकि हमारी पृथ्वी पे आने के लिए तो आप ऐसा कहो कि जैसे पहले ही फ्लोर हुआ, बराबर? क्योंकि उसके बीच में तो कोई और पृथ्वी तो है ही नहीं। वो जैसे ही घूमने निकलेंगे तो पूरा अवकाश अंतर क्रॉस करने के बाद सबसे पहले हमारी पृथ्वी आ जाएगी, हाँ या ना? तो हमारी पृथ्वी में आके तो उनको तो ये जैसे लोग मिलेंगे, इंसान मिलेंगे तो उनके शरीर में घुस सकते हैं, वो तो शक्ति वाले, तो उनको वो शरीर के अंदर घुसने के बाद मजा करने की कितनी मजा आएगी, आप समझ सकते हो? समझ सकते हो ना? हाँ, तो यहाँ आपको ये समझना है कि व्यंतर वाण व्यंतर के ये जो स्थान है वो स्थान, ये भूमि संबंधी ये सारे उसके आकार भी बताएं, वो मैं बोल रही हूँ, सुनो। बिल्कुल नीचे से कमल की तरह, कमल की जो डंडी होती है ना, कमल कैसे ऊपर से खिला हुआ और नीचे डंडी, ऐसे ऐसे उनके भवन है कमल की करनी का। अंदर से गोल और बाहर से गोल, कमल गोल दिखता है और अंदर से चौरस, ऐसे ऐसे उनके भवन है। और बहुत सारे यहाँ व्यंतर वाण व्यंतर रहते हैं। तो ये व्यंतर वाण व्यंतर में कौन कौन है? पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम पुरुष, फिर बड़े बड़े जो सर्प के जो होते हैं ना, हम इच्छाधारी नागिन बोलते हैं हम उसको,
ये लेकिन ये कौन है? महोरग देव, व्यंतर वाण व्यंतर देव है। कौन है ये? मानव्यंतर महाकाय महोरग, जो तुरंत इंसान का रूप ले लेंगे और ये रूप ले लेंगे। क्या आपने ऐसी बड़ी स्टोरी देखी है कि नहीं देखी है, सुनी है कि नहीं? हाँ, तो अब आपको समझ में आ रहा है ये बार बार जो आ जाते हैं इधर पे, ऐसे भूत प्रेत राक्षस यश किन्नर या इच्छाधारी नाग नागिन, तो इसको आप क्या समझोगे? कहाँ से आए ये? बोलो। हाँ, रत्नप्रभा के नारकी के अंदर से ही निकल के वो सीधे बार बार ऊपर आ जाते हैं। और हम तो इंसान है, मनुष्य है, हम लोगों को तो परेशानी होती है, तो हम लोगों को तो वो बार बार आके परेशान करेंगे कि नहीं? बोलो, करेंगे कि नहीं बार बार? हाँ, बार बार आके परेशान कर। अच्छा, कल हमने एक चीज देखी कि पर्याप्ता अपर्याप्ता दोनों बोले गए, देवों में और नरकों में भी पर्याप्ता अपर्याप्ता। इसीलिए कि अगर कोई नारकी का जीव सप्तम नारकी के अंदर उत्पन्न हो रहा है तो वो वहाँ पे जघन्य से एक ही समय में, लेकिन उत्कृष्ट से कम 2 से 6 महीने तक का समय लेते हैं। हर एक नारकी के अलग अलग समय। कल आ गया वो, कल के लेक्चर सुन लेना आप, तो आपको यहाँ ये समझ में आएगा कि जब तक वो जीव आज जन्म लेने आया है और जगत उत्कृष्ट से वो 2 महीने तक वो अपना वहाँ पे उत्पत्ति समय लेता है, तो वो 2 महीने तक अपर्याप्त है। जब तक वो 2 महीना खत्म होके वहाँ पूर्ण रूप से नारकी का जीव नहीं बनेगा, तब तक उसको क्या कहा जाओगे? पर्याप्ता या अपर्याप्ता? अपर्याप्त। इसीलिए ये सारे अब यहीं पे व्यंतर में भी आओ, अब व्यंतर में भी आओ। व्यंतर और वाण व्यंतर में भी अगर कोई जीव गया और उसने 2 महीने तक का समय ले लिया, तो 2 महीने तक वहाँ भी आपको पर्याप्त अपर्याप्त पिशाच देव मिलेगा कि नहीं? इसीलिए ये सब जगह पे आपको पर्याप्त भी जीव मिलेंगे, अपर्याप्त भी जीव मिलेंगे। समझ में आया? हाँ, पर्याप्त और अपर्याप्त, तो इसका स्थान दोनों एक ही जगह। બે મહિના એટલે કેવું? આપણે ગર્ભમાં કેવો જીવ આવ્યા પછી 9 મહિના લે, કોઈ 7 મહિના બી લે છે, કોઈ કોઈ હા કોઈ 3-4 મહિને બી નીકળી જાય, તો એ 4 મહિને તો નીકળેલો એને પર્યાપ્ત તો કહેવાશે જ નહીં ને, 9 મહિના નહીં થાય ત્યાં સુધી। સમજાય? 9 મહિના સુધી એને શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી કરી? શરીર પર્યાપ્તિ એ ક્યારે પૂરી કરશે? 9 મહિના પછી ને ગર્ભમાં સંપૂર્ણ બાળક થાય ત્યારે એને બધી પર્યાપ્તિ પૂરી કરી કહેવાય, બરાબર? એ એટલા મહિનાની પણ શરીર પર્યાપ્તિ પૂર્ણ તો ન કહેવાય ને। પૂર્ણ કહેશો? આજે ના, આજે 3 મહિના જન્મ થાય ત્યારની વાત નથી કરતી હું, વચ્ચેની વાત કરું છું। જન્મ થઈ ગયો ત્યારે તો પર્યાપ્ત તો બની ગયો, ત્યારે તો એ બહાર આવ્યો, હવે એને પૂરેપૂરી પર્યાપ્તિ બાંધ્યા પછી તો અંદર રહેશે બી નહીં। વાત સમજાય છે? બાળકનું સંપૂર્ણ શરીર બની ગયા પછી અંદર રહેશે બી નહીં, ત્યાં સુધી જો એ નથી ખાતો, નથી પીતો, નથી ટોયલેટ જતો, કશું નથી કરતો, રાઈટ? ખબર છે આ? હા, આહાર તો થતો જ નથી એનો, એ પોતાની પર્યાપ્તિ બાંધ્યા પછી બનાવે છે, બનાવી રહ્યો છે, બનાવી રહ્યો છે, બનાવી રહ્યો, તો જ્યાં સુધી પૂરેપૂરી, जब तक पूरेपूरी नहीं बनेगी तब तक तो वो अपर्याप्त माना जाएगा। અધૂરું બાળક બોલીએ છીએ ને આપણે, મહિનાનું, 2 મહિનાનું, 4 મહિનાનું, 6 મહિનાનું, 7 મહિનાનું થઈ જાય, કશું વર્ડ કેમ કહો છો? અધૂરું બાળક છે, રાઈટ? हाँ, तो ये है अपर्याप्त, यही अपर्याप्त है जीव। और वही जब तक वो 9 मास का नहीं होगा, वो अपनी पूरी शरीर पर्याप्ति नहीं बांध देगा,
तब तक उसको अपर्याप्त बोला जाता है. बराबर समझाई गયું હશે મને લાગે. हाँ हाँ बस 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 आओ. तो इसी तरह से यहाँ व्यंतर देव में भी अपर्याप्त मिलेंगे, क्योंकि जब तक उनका शरीर बनेगा नहीं तब तक वो अपर्याप्त. उसमें महीना 2 महीना सबका अलग अलग समय होता है. आओ. तो बराबर इस तरह से 8 व्यंतर 8 वाण व्यंतर, तो 16 व्यंतर वाण व्यंतर, सबके भवन भी आपको बताए और सबके इंद्रों के भी नाम आ गए. बराबर आओ. अब ज्योतिष देवों की बात की है. ज्योतिष देवों का स्थान असंख्यात विमान है, उसके असंख्यात विमान. लेकिन ये सब कहाँ है? वो जो अष्टरूचक प्रदेश बताया था ना, मेरू के नीचे नीचे 900 योजन जमीन के अंदर उतरने के बाद अष्टरूचक प्रदेश, ये अब तो याद रह गया ना सबको. हाँ हाँ, तो वो हो गई रत्न प्रभा की रुचक उपलक्षित भूमि. बराबर उससे 790 योजन ऊपर जाओगे तो आपको ज्योतिष चक्र के असंख्यात भवन मिलेंगे. और उनके भवन का मतलब ही है ग्रह नक्षत्र उनके भवन हुए. तो ये ज्योतिष देवों के असंख्यात भवन हुए यहाँ पे. बोलो. तो उसके ये सारे उनके विमान कैसे, ध्यान दो, उनके विमान कैसे हैं. ज्योतिष देवों के असंख्यात विमान आवास यहाँ पे स्थित है. और ज्योतिष देवों के उस विमान आवास में समस्त दिनों में अपनी पूर्ण वेग से फैलती हुई उनकी प्रभा, क्योंकि विमान की प्रभा ही फैलती है. मतलब सूर्य जो प्रकाश दे रहा है वो प्रकाश है क्या? विमान की प्रभा, सूर्य विमान की प्रभा. समझ में आई बात? ये नहीं प्रभा आप ये जो प्रकाश धूप मिल रही है वो है क्या? चलो आप कोई बस आप एक हाथ में कोई रत्न लो अंधेरे में रात में. तो रत्न कैसे पूरा जो उसकी आभा जो प्रकाश है चारों तरफ रेलेगा. बराबर. तो बराबर सूर्य के विमान से भी जो प्रकाश निकल रहा है वो चारों तरफ फैल रहा है. तो इसको क्या कहोगे? सूर्य विमान की प्रभा बोलोगे. बराबर. ऐसे ही चंद्र की प्रभा सफेद, सूर्य की प्रभा पीली. बराबर. ऐसे ही वो जो शनि ग्रह है वो ब्लू रंग का है तो उसकी प्रभा ब्लू कलर की. समझ में आया? मंगल ग्रह लाल है तो उसकी प्रभा लाल होगी. बराबर. बुध ग्रह लीला है तो उसकी प्रभा लीली होगी. हाँ ठीक है. तो चंद्रकांत आदि अनेक प्रकार के मणि और करकेतन आदि रत्न की विशिष्ट रचना से ये विमान बने हुए हैं. और वो विमान ये विशिष्ट रचना से बने हुए, मणि रत्न से बने हुए के कारण उनकी जो आभा है वो आभा चारों तरफ फैलती है. बराबर. हाँ. अब वो विमान आवास के ऊपर जो भी विजय सूचक वैजयंती माला और ध्वजा पताका वो उड़ती रहती है और विस्तीर्ण छत्रों से खाली एक ध्वजा नहीं, असंख्य ध्वजा, क्योंकि उसमें असंख्य आवास है. सूर्यबिंब के ऊपरी भाग में, बराबर ऊपरी भाग, मान लो कि ये सूर्यबिंब है तो बराबर उसके ऊपरी भाग में असंख्यात भवन है उनके, यहाँ 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 यहाँ. और ये असंख्यात जो भवन है उस भवन के ऊपर, प्रत्येक के ऊपर ध्वजा पताका ऐसे फैला रही है. कैसे? समझ में आया? हाँ. तो इस प्रकार से ज्योतिष चक्र के विमान आकाश में रत्न प्रभा के बहुसमरमणीय रुचक उपलक्षित भूमि भाग से 700 योजन ऊपर जाने के बाद असंख्य प्रमाण में वो ऊपर आकाश में घूम रही. बराबर.
तो हमें है ना ये रत्न, अब नरक पृथ्वी आपने जान ली। अब मुझे एक बात ये बतानी है कि आपने ये देखा परमाधामी 15 परमाधामी देव, और नरक में जाके, और ये तो देव नारकी के 3, पहली दूसरी तीसरी 3 नारकी के जीवों को परेशान करते हैं। तो नरक के जीवों को जाकर परेशान करना और नरक के जीवों को तकलीफ और पीड़ा देना, तो ये सब जो उनका जो संबंध होता है ये देवकृत पीड़ा, और उसी के कारण तो उसके लिए आपको अब उनके जीवों के लिए कुछ समझना पड़ेगा। तो हम नारकी के जीव नरक में जीव क्यों जाते हैं, नरक में जीव जाएंगे तो उन्होंने कौन कौन से पाप किए हैं जिसके कारण वो यहाँ गए, तो ये सारी चीज़ें कुछ आपको जाननी है, तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सातों नारकी के जीवों को मिलती हुई पीड़ा, ये है प्रथम नारकी। तो प्रथम नारकी में देखो आपको यहाँ ये सारे परमाधामी देवकृत पीड़ा है, देव उनको पीड़ा दे रहे हैं। उसके बाद दूसरे में भी ऐसी ही पीड़ा है, दूसरी नारकी में भी, तीसरी नारकी में भी परमाधामी आके उनको पीड़ित करते हैं। तो पहली दूसरी तीसरी 3 नरक पृथ्वी में परमाधामी जीवों के कारण उनको पीड़ा हो रही है। तो उसके बाद की जो नरक पृथ्वी है वो तो पृथ्वी ही ऐसी है, पृथ्वी का जो रत्न है वो रत्न उनके शरीर को तोड़ते ही चुभता है, फिर टुकड़ा कर देता है, और इस प्रकार से उनको पीड़ा मिलती रहती है। तो आओ अभी हम देखेंगे, पढ़ेंगे कि भाई नारकी के जीव नरक में कौन से जीव जाएंगे, क्यों जाएंगे। अब आपको ये सोचना है कि नरक में जो जीव जाता है वो कौन सी पीड़ा के कारण जा रहा है और क्यों जा रहा है, ठीक है। आओ देखो, एक सबसे पहला इम्पोर्टेंट आपको यहाँ ये बताया है कि विश्व के ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो ये नरक भूमियों में हो ही नहीं सकते। ये बहुत अच्छी बात है आपको समझने के लिए कि भाई विश्व में ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो ये नरक भूमि के अंदर ये चीज़ आपको मिलेगी भी नहीं। तो यहाँ खास करके आपको ये समझना है कि जो औदारिक शरीर वाली चीज़ें हैं वो आपको नरक पृथ्वी में कभी भी नहीं मिलेगी। क्यों? अब उसका कारण के साथ समझेंगे, खाली ये नहीं समझेंगे, खाली बोल दिया ऐसा नहीं, साइंटिफिक समझो। औदारिक चीज़ कैसी होगी, तो द्वीप कैसा होगा, औदारिक शरीर ही है, अब का है, पृथ्वी का है, बताओ। द्वीप मतलब मिट्टी का टीला और उसके आसपास समंदर, आसपास पानी और बीच में जो जमीन है उसको द्वीप कहा जाता है। तो ये द्वीप में आपको यहाँ पे पृथ्वी का भी मिल गया और अपकाय भी मिल गया, दोनों मिल गया। अब बोलो, बताओ ये एक बात, क्या ये दोनों औदारिक है या वैक्रिय है? औदारिक है। औदारिक है, क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर के जीव है, वहाँ जीव उत्पन्न होते हैं और वहाँ से जीव चवित होते हैं। तो ये तो बात हो गई ना, वो भी कुछ साल तक जिंदा रहते हैं। एक पानी की बूंद में असंख्य आत्मा आकर बस जाएगी, तब वो एक पानी का बूंद होगा। असंख्य आत्मा का शरीर मिलकर एक पानी का बूंद बनाता है, तो ये औदारिक शरीर हुआ। तो कोई औदारिक वाली कोई भी चीज़ आपको ये नरक पृथ्वी में नहीं मिलेगी। ये बात क्लियर हुई ना? वहाँ पे पानी मिलेगा, ना वहाँ पे अपकाय पृथ्वी का मिलेगा, नहीं वहाँ पे अग्नि मिलेगी, नहीं वहाँ पे वायु मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए वो पूरी सातों नरक पृथ्वी बिल्कुल अवकाश अंतर के अंदर पड़ी है। देखो मैं यहाँ बता रही हूँ आपको एक आकार, देखो अंदर, देखो पृथ्वी है, देखो ये मैंने खास आपके लिए रखा है। ये घनोदधि घनवत तनवत आप कैसे समझेंगे? देखो ये सारे चारे बाजू से बंद है, पिक्चर नहीं दिख रहा है, मैं हाथ में बता रही हूँ। दिखा, देखो दिख गया। तो ये आप बताओ तो। मैं बता रही हूँ भाई, आप देखो मारो वीडियो जुओ। બધાને દેખાય છે ને? हाँ, तो ये क्या है? घनोदधि घनवात तनवात अवकाश अंतर के अंदर पृथ्वी। देखो समझ में आया अभी? अब देखो क्या बाहर की हवा अंदर जा पाएगी? नहीं। बाहर का हवा, पानी, अग्नि, वायु कुछ भी अंदर जा पाएगा? ये बताओ। चलो, अंदर की वस्तु बाहर भी नहीं आ पाएगी, राइट? तो ये सातों नरक पृथ्वी बराबर ऐसे, इसके नीचे दूसरी तीसरी, ऐसे सातों बिल्कुल ऐसे पैक पड़ी हुई है। कैसे?
घनोदधि, घनवात, तनवात और अवकाश अंतर से पैक, मतलब वैक्यूम हुई है। देखो अब समझ में आया, कैसे भी उसको उल्टा फेंको, ऐसा करो, कुछ अंदर से ना गिरेगा, ना बाहर निकलेगा, ना कुछ होगा। बोलो कुछ हुआ इसको? नहीं। अब समझ में आया अवकाश अंतर क्या है? हाँ। अवकाश अंतर के कारण ये पृथ्वी हवा में रहेगी, रहेगी कि नहीं बताओ? और दूसरी पृथ्वी उसको टच नहीं कर पाएगी। बराबर। तो अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि इसके अंदर औदारिक शरीरी कुछ भी नहीं जाएगा। मैं क्या क्या बोल रही हूँ देखो, ना द्वीप, ना समुद्र, ना कोई पानी का कुंड, ना कोई पर्वत, नहीं कोई नगर, नहीं कोई शहर, नहीं कोई अंदर के मनुष्य, गांव, ना कोई वृक्ष, समझ में आया? नहीं घास फूस, नहीं कोई झाड़ पान, नहीं कोई भी बादर वनस्पति, कोई भी सब्जी नहीं, इवन कोथमीर का एक पत्ता तक नहीं। समझ में आई बात ये? अब आप सोचो कि वहां क्या वो पर्वत तिथि क्या पालन कर पाएंगे नरक में जाके? नहीं। उनको तो उस दिन भी खून ही पीना है ना, रक्त ही पीना है ना। एक नरक का जीव दूसरे नरक का रक्त ही पिएगा कि नहीं? वही करेगा ना। वही करेगा, वही। अच्छा देवलोक भी ऐसा ही है बिल्कुल। देवलोक भी एक के बाद ऐसे विमान पड़े, तो देवलोक के देवों को भी आप मालूम पड़ेगा कि आज कौन सी तिथि है, क्या है वो। अगर वो तिथि के दिन कुछ करे तो भी क्या फर्क पड़ेगा? नहीं। इसीलिए इतना समझ लो कि वो एक ऐसी कैबिन में बंद है वैक्यूम होके, कि अब अंदर जाने के बाद उनको जितनी आयु होगी वो कंपलसरी उनको पूरी करनी पड़ेगी। ना 1 मिनट ज्यादा, ना 1 मिनट कम। समझ में आया? बोलो। समझ में आया? चलो, तो यहाँ कोई पंचेंद्रिय जीव नहीं है, नहीं कोई तृतीयांश पंचेंद्रिय है, ना ही कोई बेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, बेइंद्रिय, एकेंद्रिय, कुछ नहीं अंदर। कोई अंदर है भी नहीं औदारिक शरीर, ना अंदर है, ना बाहर से कोई जा सकता है, और ना ही इसके अंदर कोई भी औदारिक शरीरी जीव रह सकता है। क्योंकि औदारिक शरीरी को तो हवा पानी सब चाहिए कि नहीं? तो इसलिए यहाँ ना तिर्यंश ना मनुष्य। तो अब आप ये बताओ, चलो रत्नप्रभा नारकी, क्या किसी भी नारकी के अंदर क्या बारिश होगी? सूर्य का प्रकाश जाएगा? नहीं जा सकता। फिर बादल जा सकते हैं? बिजली जा सकती है? कुछ नहीं जा सकता। ना बारिश जाएगी, ना बिजली जाएगा, ना सूर्य प्रकाश जाएगा, ना कुछ नहीं, कुछ नहीं। ना उसमें नगर है, ना मकान है, ना इनके पास कुछ भी रहने के लिए, या ना कोई बगीचा है, ना गार्डन है, नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो इस प्रकार से कोई भी स्थिति नरक में नहीं होती। लेकिन वहाँ और क्या होता है? स्वभाव जरूर होता है। देखो इसलिए आप यहाँ से 1 भी रुपया लेके नहीं जाओगे, 1 भी कपड़े लेके नहीं जाओगे, लेकिन लेकर क्या जाओगे? आपका स्वभाव। तो जो स्वभाव है, जो मित्रता है, जो वैक्रिय लब्धि है, किसी को बचाना, किसी को ये करना, वो लब्धि हो गई। और वैक्रिय लब्धि से किसी को मारना, वो भी लब्धि हो गई। तो समुद्घात के विषय में अग्रवाद, अपवाद भी है। समुद्घात, अंदर जीव समुद्घात भी करता है, तो समुद्घात के वक्त तो उसकी पीड़ा ही बढ़ेगी, और कुछ बढ़ेगा बताओ? उसका आयुष्य बढ़ता है? नहीं। समुद्घात, मरण समुद्घात में तो उसकी मृत्यु आ जाएगी, और वो भी अपने आप नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसका समय होगा तभी होगा, बराबर? हाँ, समय से पहले वो कुछ नहीं कर पाएगा। आओ, अब खाली केवली समुद्घात की बात है। 7 समुद्घात में से 6 समुद्घात अंदर होंगे, केवली नहीं होगा। मरण समुद्घात होगा, वेदना समुद्घात होगा, ये सब होगा, लेकिन क्या केवली होगा? नहीं। केवली समुद्घात तो पंचेंद्रिय जीव ही कर पाएंगे, संज्ञी पंचेंद्रिय, तो वो तो तिर्यक लोक में ही हो सकता है, बराबर? क्योंकि औदारिक शरीर ही कर रहा है, औदारिक शरीर ही कर रहा है। कुछ चीज़ों को समझना है आपको, सिंपल बात है, लेकिन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
आओ, अब कौन से देव कौन सी नरक भूमि तक जा सकते हैं? देखो ये भी महत्व का मुद्दा है कि भाई कौन कौन से देव हैं जो नीचे नरक भूमि तक जाने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ ये बोला है, क्योंकि देव तो जाएंगे ही जाएंगे। देव देखो, औदारिक शरीर ही कहीं भी जा सकता है। सभी देवों का शरीर औदारिक है, बराबर? हाँ अरे सभी देवों का शरीर औदारिक है ही नहीं। किसी भी देव का शरीर औदारिक है ही नहीं। सभी देवों का शरीर वैक्रिय है, बराबर? हाँ तो वैक्रिय शरीर वाला तो कहीं भी जा सकेगा ना, वैक्यूम के अंदर भी घुस जाएगा, अवकाश अंतर के अंदर भी चला जाएगा, हाँ बाहर भी आ जाएगा। घनोदधि, घनवात, तनवात सब जगह देव घूम सकते हैं। तो अब आपको यहाँ ये बताया कि पहली नारकी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, सातों नारकी के अंदर कौन कौन से देव जा पाएंगे। देखो मनुष्य तो जाएगा नहीं, एक नरक का जीव दूसरी नरक में भी नहीं जाएगा ना, बताओ। हाँ ये अवकाश अंतर, घनोदधि, घनवात, तनवात, नरक का जीव तो बाहर ही नहीं निकल सकता, क्योंकि वो बिल्कुल पैक होके पड़ा है। तो एक नरक का जीव दूसरी नरक में तो कभी नहीं जाएगा, बराबर? बराबर। बस, तो देव ही जाएंगे, बराबर? देव घुस जाएंगे अंदर, उनका वैक्रिय शरीर है, औदारिक, उनको हवा पानी ये तो चाहिए ही नहीं। हाँ तो वो कहीं भी जा सकते हैं, वो हमारी पृथ्वी में भी आ सकते हैं और नरक में भी जा सकते हैं। समझ में आ गया? देव कहीं भी जा सकते, बराबर? बराबर। बराबर। तो अब आओ, अब आप ध्यान दो, जो हम बड़े बड़े सर्प देखते हैं, वो आपको इच्छाधारी नागिन जो मैं बोली, या जो महोरग, जो बड़े बड़े मोटे मोटे देव के अजगर, या फिर ये धनेन्द्र देव, ये सब अंदर से बाहर आ सकते हैं, जा सकते हैं नरक में, बाहर आ सकते हैं। लेकिन हमारी जो पृथ्वी पे, इसीलिए इनको इच्छाधारी नागन बोलते हैं हम, क्योंकि वो कभी भी कोई भी रूप ले सकता है। आप समझ में आया? हाँ आप कभी भी कोई भी रूप ले सकते हैं। अब आप और एक बात समझो, जो आप पानी में बोलते हैं जल परी, ध्यान दो, कभी ना कभी किसी ना किसी को जल परी दिखाई देती है। तो जल परी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो यही नीचे से देवी ही बाहर आएगी ना, हाँ और आधा शरीर आधा मछली का रूप लेके वो बाहर आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। आएगी, आएगी। जैसे आपको वो इच्छाधारी नागिन बाहर आकर दिखाई देती है, तो वो हो गए आपके ये महोरक देव, व्यंतर वाण व्यंतर वाले। तो वहाँ की कोई देवी हो या वहाँ के कोई देव हो, तो वो मत्स्य बन के बाहर आएंगे कि नहीं, बताओ? और अदृश्य भी हो जाएंगे ना तुरंत। हाँ, इसीलिए आपको देखो कोई मरी हुई जल परी नहीं मिलेगी। मिलेगी कि क्या, बताओ? मरी हुई मछलियां मिलती है समंदर के किनारे, लेकिन मरी हुई कोई जल परी मिली? आज तक नहीं मिली। नहीं नहीं, देखी तो है बहुत लोगों ने, ऐसा नहीं है कि नहीं देखी है। मरी हुई नहीं मिली। बस मरी हुई नहीं मिली। क्यों? क्योंकि ये देव देवी है। इच्छाधारी नागिन आपको मरी हुई मिली कभी भी? नहीं। इसलिए ये सारे मुद्दे से आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि ये रत्नप्रभा नरक पृथ्वी में रहे हुए देव हैं, व्यंतर व्यंतरेंद्र, या वाण व्यंतरेंद्र, और व्यंतरी देवी भी। तो ये सब अपना रूप ले लेते हैं, बाहर आ जाते हैं, भूमि पे आ जाते हैं, तिर्यक लोक में आ जाते, हमारे द्वीप समुद्रों में आकर वो आपको दिखाई देंगे, और दिखाई देने चाहिए भी। अब समझ में आया? हाँ कि वो क्यों दिखाई देते हैं? मत्स्य कन्या क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि वो देवी है, उसने उसका रूप ले लिया है। ऐसे ही नाग कन्या क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि वो भी देवी है, जो इच्छाधारी रूप उसने ले लिया। ऐसे ही इच्छाधारी नाग भी आ गया तो उसने भी रूप ले लिया। बोलो, ये बात कहीं से भी गलत नहीं है? बोलो, है? एक 1% भी गलत है? नहीं। काल्पनिक भी है? नहीं। और भूत प्रेत पिशाच तो होते ही है, एक सेकंड में दिखेंगे, एक सेकंड में अदृश्य भी। बोलो, होते कि नहीं होते? कभी भी किसी भूत का शरीर मरा हुआ मिला? नहीं। अब समझ में आ गया सारा साइंस? अब बच्चों को भी समझाना कि ये कहाँ से आते हैं। आपको तो वो कहाँ से आते हैं वो भी मालूम पड़ गया। बोलो, आज पड़ गया ना?
हाँ पड़ गया, आपको ये भी पता चल गया कि ये कहाँ से आते। चलो आओ। तो इस प्रकार के पंचेंद्रिय, तिर्यंश या एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय या वनस्पति, बादर वनस्पति, सूक्ष्म वनस्पति, ये कुछ भी आपको ये नरक पृथ्वी में या देवलोक में नहीं मिलेगा, बराबर। और लेकिन मित्रता और वैक्रिय लब्धि और या फिर बाकी के जो 6 समुद्घात, ये सब आपको वहाँ पे मिलेंगे। केवली समुद्घात आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और केवली समुद्घात में केवली जो जीव है, जीवात्मा, वो अपना शरीर संपूर्ण 14 राजलोक में फैलाते हैं, तो वो नरक में भी फैलाते हैं कि नहीं? फैलाते हैं। तो जो भी नरक तुल्य कुछ भी थोड़ा बहुत पुण्य पाप भोगना होगा, वो जाके भोग के आ जाएंगे। हाँ बस। तो केवली समुद्घात करने वाले, केवली समुद्घात आप नरक में भी मानोगे कि नहीं मानोगे? मानेंगे। मानना पड़ेगा ना। हाँ वहाँ के जीव नहीं करेंगे, लेकिन बाहर तिर्यक लोग के केवली समुद्घात करने वाले जीव को तो उधर जाना ही पड़ता है। हाँ हाँ देखो अब कैसी मजा आ रही है, बोलो। केवली समुद्घात करने वाला जीव अपने सारे आत्मा प्रदेश 7 नारकी में फैलाता है, और वहाँ जाके जो जो भोगने योग्य भोग है वो सारा भोग के आ जाता है, बोलो। बिंदु, हाँ केवली समुद्घात कराव्याने वेगळी साईड होय. केवली समुद्घात वैक्रिय शरीर ही तो होता है। केवली समुद्घात जो भी जीव करेगा, सुनो अभी मैं केवली समुद्घात की बात कर रही हूँ। मान लो कि अभी कोई व्यक्ति है ऐसा जो ये भव में वो मोक्ष जाने वाला है, बराबर, और उसको 4 घाती कर्म का क्षय हो चुका है। आप महाविद्या में तो ऐसा पॉसिबल है ना, हमारे यहाँ नहीं। महाविद्या में तो ये पॉसिबल है। हाँ अभी ऐसा समझो कि महाविद्या में कोई एक जीव है जो केवली बन गए हैं, और बाकी के 4 अघाती कर्म उनका भोगना बाकी है। 4 घाती कर्म का क्षय हो गया, अब 4 अघाती भोगना है, और धीरे धीरे उनका अंतिम समय आ गया। तो अंतिम समय के बाद भी अभी भी उनको 4 अघाती कर्म का समय आयुष्य कर्म के बराबर नहीं हुआ है। बाकी के 3 अघाती का आयुष्य कर्म के बराबर समय नहीं हुआ है। तो वो क्या करेंगे? अपना वैक्रिय शरीर बनाएंगे। समझ में आया? हाँ वैक्रिय लब्धि तो हो ही है ही उनके पास। वो अपना पूरा दंडाकार शरीर बनाएंगे, पूरा एक दंडा ऐसे फैलाएंगे। पहले ऊपर फैलाएंगे ऐसे, उसके बाद ऐसे। ये सब हमने लास्ट क्लास में कर लिया है, लास्ट ईयर में। केवली समुद्घात का विषय आप एक बार अपना वीडियो खोलना, आपको मालूम पड़ जाएगा। ऐसे ही पूरा शरीर फैलाएंगे और पूरे 14 राजलोक में भेजेंगे। तो ये 14 राजलोक में भेजेंगे तो 7 नारकी में भी जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ? जाएगा। जाएगा। और वहाँ जाके जो भी उनको कर्म अघाती, घाती नहीं अघाती, अघाती में आयुष्य, नाम, गोत्र है ना, और अंतराय, ये 4 तो भोगना है उनको। वो जाके भोग के आ जाएंगे। अंतराय भी नहीं, वेदनीय बाकी, वेदनीय, अंतराय तो घाती है, वेदनीय बाकी है ना। हाँ हाँ तो वो जाकर उनको वेदना पीड़ा भोगनी बाकी होगी, तो वो जाकर भोग के आ जाए, बराबर। आओ ठीक है। तो वैक्रिय लब्धि द्वारा मनुष्य और तिर्यंश भी नरक में जा सकते हैं। वो तो वैक्रिय लब्धिधारी की बात है। आप अगर औदारिक शरीर लेके अंदर गए तो आप बिल्कुल प्रवेश नहीं कर पाओगे, बराबर। बराबर बराबर। उनको अपना शरीर वो बनाना पड़ेगा, केवली समुद्घात के योग्य पूरा लंबा दंड आत्मा प्रदेश को फैलाना पड़ेगा। वो लोग क्या फैलाते हैं? आत्मा प्रदेश। क्या फैलाते हैं वो दंडाकार में? आत्मा प्रदेश को फैलाते हैं। तो आत्मा प्रदेश तो जा ही सकता है, ठीक है। लेकिन मनुष्य और तिर्यंश ये औदारिक शरीर में भी जा सकेंगे क्या, बताओ? नहीं, वो नहीं जा पाए। औदारिक शरीर में ये नहीं जा पाएंगे, लेकिन देव तो जा पाएंगे ना। हाँ देव जा पाएंगे। तो अपने पूर्व भव के मित्र को सांत्वना देने के लिए देव जा सकते हैं। और एक एग्जाम्पल है कि ये परमात्मा ने ही बताया है कि सीता का जीव देव बना और रावण का जीव बना है नरक का जीव। तो रावण का जीव आज 3री नारकी में है, और सीता का देव, क्योंकि वो भावी दोनों गणधर और परमात्मा है कि नहीं। रावण जो
जो तीर्थंकर जो क्षेत्र में तीर्थंकर बनने वाले हैं ना, उनके प्रथम गणधर सीता है, मालूम है आपको? हाँ हाँ, तो वो भावी के संबंध अभी भी तो सीता को याद आएगा ना देव रूप में? आएगा। आएगा। तो सीता रावण के जीव को मिलने के लिए, और लक्ष्मण के जीव भी उसी नारकी में, दोनों एक ही नारकी में, तो लक्ष्मण के जीव को भी सांत्वना देने के लिए सीता जो देव का जीव बना है वो नरक में गए हैं। समझ में आया? हाँ हाँ, तो देव जा सकते हैं। अब कौन से देव कहाँ तक जा पाएंगे? तो भवनपति के देव जो रत्नप्रभा नारकी के नीचे के भवनों में रहते हैं, अभी तक उनका स्थान आया नहीं है, वो आएगा तब मैं बता दूंगी, पर वो नीचे के भवनों में रहते हैं। वो व्यंतर वाण व्यंतर के और नीचे रहते हैं। जो रत्नप्रभा नरक के एक एक प्रतर आए ना, हमने 13 प्रतर किए हैं, आपको वो लेक्चर में सुनना है। रत्नप्रभा नारकी के 1,78,000 योजन का जो एरिया है उसमें रत्नप्रभा नरक पृथ्वी के 13 प्रतर है। तो वो हर एक प्रतर के बाद एक भवनपति आवास, एक प्रतर के बाद एक भवनपति आवास, एक प्रतर के बाद एक भवनपति आवास। समझे आप? उसमें भवनपति आवास है, 20 भवनपति है, तो 20 भवनपति देवों के 20 आवास। तो ये जो भवनपति है वो नरक पृथ्वी के बराबर बीच में रहते हैं, तो वो तो जा ही पाएंगे ना, वो तो बार बार जाते हैं। तो भवनपति के देव और व्यंतर जाति के देव एक पहली रत्नप्रभा पृथ्वी तक की जा सकते हैं, क्योंकि वो अंदर ही है, वो उसके नीचे की नरक पृथ्वी में नहीं जा सकते। समझ में आया? हाँ, वो उसके नीचे नहीं जा सकते। यहाँ तो वो रह ही रहे इसलिए यहाँ घूम सकते, लेकिन उसके नीचे नहीं जा सकते। उसके बाद वैमानिक देव, ऊपर से जो देव है वो तो नीचे फास्ट आएंगे, तो वैमानिक देव 3 पृथ्वी तक जा सकते हैं। कहाँ तक? कभी कभी 4 तक, 3 तक तो जाते ही है, कभी कभी 4 तक जाते, बराबर। जो 12 वैमानिक है वो नीचे 3 नरक तक जा सकते। उसके बाद 15 प्रकार के परमाधामी देव, वो तीसरी वालु का प्रभा तक ही जा सकते। कहाँ तक जा सकते हैं? तीसरी वालु का प्रभा, मतलब 3 नरक पृथ्वी तक जा सकते हैं, बस, उससे ज़्यादा नहीं। जो परमाधामी देव है 15 प्रकार के, वो 3 नरक पृथ्वी तक जा सकते हैं। ठीक है, प्रारंभ की 3 बस। और वो खाली जाते ही क्यों है? दुख और पीड़ा देने के लिए ही जाते हैं, उनको और कोई काम नहीं। समझे आप? वो जाएंगे और खाली दुख और पीड़ा देकर वापस आ जाएंगे। वो जाएंगे और नरक के जीवों को दुख और पीड़ा देकर वापस आ जाएंगे। चलो आओ, द्वीप समुद्र अब समझ में आ गया? बस यहाँ तक ही जाएंगे, उससे नीचे नहीं। उससे नीचे तो कोई भी देव नहीं जा पाएगा, ना वैमानिक, ना भवनपति, ना व्यंतर, ना वाण व्यंतर। तो नीचे वाले देव, नरक के जीवों कितनी शांति से खुद अपनी पीड़ा भोग रहे हैं, बताओ। बोलो, यही व्यवस्था हमारे में भी है। वो 6ठी 7वीं या जो जन्म टीप के कैदी है उसकी कैबिन में कोई जा सकता है? नहीं। और जो ऐसे ही कैदी को तो बाहर घूमते हैं, पैरोल पे भी छोड़ देते हैं, पहली दूसरी तीसरी रत्नप्रभा जैसे नारक पृथ्वियों को। समझ में आया? क्योंकि वहाँ कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, तो यही व्यवस्था आपको यहाँ भी मिलेगी। आओ, चलो अब द्वीप समुद्र की बात की है। फिर से ये जो मुद्दा है, इसलिए मैं आपको ये बात समझा रही हूँ, ध्यान से सुनो। द्वीप समुद्र की स्थिति कैसे है? तो पहली रत्नप्रभा नरक पृथ्वी को छोड़ के बाकी की 6 नरक भूमि में, पहली और बाकी की नीचे की 6, सातों के सातों पृथ्वी में ना तो द्वीप है, ना समुद्र है, ना सरोवर है, ना गांव, ना शहर, ना वृक्ष, ना लता, कुछ भी नहीं। ये मैंने बात बता दी आपको, बराबर। ना पंचेंद्रिय है, ना कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो पहले की जो लिखी हुई बुक है ना, देखो ध्यान से सुनो, मैंने आपको वो पेज दिए हैं ताकि आपको मालूम पड़े कि भाई ये पहले ऐसा कहा है, लेकिन भगवान ने तो कुछ और ही कहा है। मैं आपको दोनों पेज आपकी ये बुक में मिलेंगे। आपको ये बुक में क्या लिखा है देखो, मैं बोल रही हूँ, सुनो। द्वीप समुद्र की अवस्थिति, पहली रत्नप्रभा नरक पृथ्वी को छोड़ के
बाकी की 6 नरक भूमियों में द्वीप, समुद्र, पर्वत, सरोवर कुछ भी नहीं, न गांव, नगर, शहर, लता, वृक्ष, वनस्पति कुछ नहीं है। न बेंद्रिय, तेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीव है, न मनुष्य है, न किसी भी प्रकार के देव है। लेकिन पहली रत्नप्रभा नरक पृथ्वी का कुछ भाग मध्य लोक में सम्मिलित है। इस हेतु से मेरु पर्वत की समतल भूमि से 1000 योजन ऊंडी गहरी सलीलावती नाम की विजय है, उसे कुबड़ी विजय भी कहते हैं, उस जिसमें उपरयुक्त द्वीप, समुद्र, देवता आदि पाए जाते हैं। शेष नरकों में इसका अभाव है, इसीलिए केवल पहली नारकी में ही एकेंद्रीय जीव और ये सारी द्वीप समुद्र पाए जाते हैं। देखो, सुना आपने ये बात? यहाँ क्या बताया है? बोलो, कोई बोलेगा? बताओ। हाँ, यहाँ जा सके ऐसा बोला है। अभी मैं ना आगम का पाठ पढ़ रही हूँ, सामने आपको एक मैं आगम का पाठ सुना रही हूँ, उसको भी सुनो। आप उसको सुनो तो मालूम पड़ेगा। जरा 2 मिनट लगेगा, हाँ, मुझे पेज निकालने में 2 मिनट दो, इसीलिए पेज भी दिखा रही हूँ। ये आगम पाठ है, उद्देशक है तो भगवती सूत्र का ये पाठ है। भगवती सूत्र के 8वें उद्देशक में कहा गया है कि गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा, हे भगवान पृथ्वी कितनी है? अब गौतम स्वामी कह रहे हैं कि गौतम, अरे परमात्मा कह रहे हैं कि हे गौतम 8 पृथ्वी है, रत्नप्रभा उसमें से रत्नप्रभा से लेके 7 नरक पृथ्वी और ईशत प्रागभारा, ये 8 को परमात्मा ने पृथ्वी बताया। अब गौतम स्वामी दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं कि अरे लता, दूसरा क्वेश्चन है कि हे गौतम, हे परमात्मा, क्या ये रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे गृह या गृहापन है? ध्यान से सुनिएगा। हाँ, भगवान कह रहे कि हे गौतम, वो अर्थ समर्थ नहीं है। अब ये दूसरा क्वेश्चन आया कि हे भगवान, क्या इस पृथ्वी के नीचे ग्राम है, नगर है? परमात्मा कह रहे हैं, हे गौतम, ये अर्थ समर्थ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन आया, हे भगवान, क्या ये रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे बड़े बड़े मेघ, मतलब बरसात होती है क्या? उसका संस्वेद होता है, वो समूर्छित होते हैं? तो परमात्मा कहते हैं बारिश हो रही है, तो परमात्मा कहते हैं हाँ बारिश तो हो रही है, लेकिन ये बड़े बड़े मेघ, बारिश जो बरसात हो रही है उसको देव करते हैं, असुर करते हैं, नाग करते हैं। मतलब ये देव, असुर और नाग से कृत है। यहाँ पे जो वास्तविक बरसात और जो मेघ और ये संस्वेदन है, वो बादर अपकाय का कुछ भी नहीं होता है। अब और क्वेश्चन है, हे भगवान, क्या ये रत्नप्रभा पृथ्वी में बादर स्तनित शब्द है? शब्द, जरा आवाज बंद कर दो, किसी की यहाँ आवाज आ रही है? क्या ये बादर स्तनित शब्द है? भगवान कह रहे कि हे गौतम, वो शब्द तो है, लेकिन वो भी ये 3 देवकृत शब्द है। मतलब ये मैं बोलूँ वैसे शब्द नहीं, पुद्गल के शब्द नहीं, औदारिक पुद्गल के शब्द नहीं। उसके बाद हे भगवान, क्या रत्नप्रभा पृथ्वी में बादर अग्निकाय है? परमात्मा कह रहे हैं, हे गौतम, ये अर्थ समर्थ नहीं है, वहाँ अग्नि नहीं है। ठीक है, तो ये अभी भी और क्वेश्चन आंसर्स। हे गौतम, हे भगवान, क्या रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा है? परमात्मा कह रहे हैं, हे गौतम, ये अर्थ समर्थ नहीं है। हे भगवान, क्या वहाँ ग्रामादि है? नहीं, हे गौतम, ये अर्थ समर्थ नहीं है। फिर से प्रश्न, हे भगवान, क्या वहाँ चंद्र का प्रकाश है? भगवान कह रहे, हे गौतम, ये अर्थ समर्थ नहीं है। इस प्रकार से सनत महेंद्र देवलोक में भी जानना है, वहाँ भी ध्यान दीजिएगा। सनत कुमार महेंद्र देवलोक में भी, सनत से लेके महेंद्र तक, वहाँ भी ये बरसात हो रही है, सब अकेले देव करते हैं। ब्रह्मलोक में भी सर्वस्थले देव करते हैं। यहाँ भी बादर अपका है, बादर अग्नि का है, बादर वनस्पति का है, कुछ भी नहीं है। आओ आगे। आओ,
चलो बोलो, अभी बोलो, पहली और ये बात में क्या डिफरेंस मिला आपको? अभी खोलो सब आप। देखो वो जो लिखा था उसमें कहा है कि रत्न प्रभा में ग्राम, नगर, बार, बरसात, मेघ सब है, प्रकाश भी है सूर्य का, और ये जो कुबड़ी विजय है वो सारे विजय ही रत्न प्रभा में है। तो रत्न प्रभा छोड़ के 6 पृथ्वी में ही ये सब नहीं है। बोलो अब क्या सही है बताओ? परमात्मा निवाणी देखे सत्य। तो मतलब अब आप मानोगे कि रत्न प्रभा पृथ्वी में ये कुछ भी नहीं है? मानोगे ना? हाँ मानोगे। देखो इसलिए यहाँ जो अभी मैं आगम की बात करी हूँ उसमें क्या लिखा है कि चलो सौधर्म आदि देवलोकों में और रत्न प्रभा आदि सातों नारकी में। क्यों? क्योंकि ये सातों, ये सभी चीज बराबर अवकाशांतर, घनोदधि, घनवात, तनवात के अंदर है। वहाँ कोई भी मनुष्य तक नहीं जा सकता। बादर वायु, बादर वनस्पति, बादर अपकाय, बादर तेउकाय, कुछ नहीं जा सकता। बराबर? तो क्या वहाँ घर है? नहीं। नगर है? नहीं। ग्राम है? नहीं। सन्निवेश है? ना। क्या वहाँ अग्नि है? ना। क्या वहाँ अपकाय है? ना। क्या वहाँ बरसात है? ना। तो रत्न प्रभा नारकी में ही खाली। अब नीचे की नारकी में तो छोड़ो, रत्न प्रभा की बात करो। रत्न प्रभा में जो भी बारिश या अपकाय या बरसात हो रही है, कौन कर रहा है? देव कर रहे हैं। देव कर रहा है। बोलो। और वो भी देव करेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे ये मेघमाली ने किया था। ध्यान दो, देखो मेघमाली देव भवनपति निकाय का था। बराबर? उसने धर्मेंद्र वो परमात्मा को, पार्श्वनाथ भगवान को आके उसने परेशान किया। कैसे किया? कैसे किया उसने भगवान को परेशान? कैसे किया? परमात्मा जब कौशक में थे तो बारिश बरसाई कि नहीं? बहुत। भगवान के नाक ऊपर से जल आ गया। भगवान डूबने लगे तो धर्मेंद्र ने आके उनको ऊपर कर लिया, बचाया। अब मैं आपको एक सवाल कर रही हूँ, अगर भगवान के नाक तक जल आ गया और भगवान की ऊंचाई आपको पता है, धर्मेंद्र ने उनको बचाया और ऊपर किया, क्या आजू बाजू के गांव नगर डूबे? क्या नहीं डूबे। बराबर नहीं डूबे। क्यों? ये देवकृत है, कुछ नहीं होता है, वो अचित होता है, उसमें जीव ही नहीं होते देवकृत में। समझ में आया? खाली आप पिक्चर में देखते हो ना, ये बिजली गिरी, बारिश गिरी, ये तीर निकला, आप देखते हो कि नहीं? पिक्चर में गोलियां लगी, आपके ऊपर आई क्या? नहीं। आपके ऊपर पानी गिरा? आप 3D देखते हो, आपके ऊपर गिरा कुछ भी? नहीं। तो ये सारा 3D होता है, देवों द्वारा बनाया हुआ। तो अब रत्न प्रभा नारकी में भी कुछ नहीं है। आगम पाठ मैंने इसलिए आपको पढ़ाया, आपको पता चले। समझ में आया? ये लोग कह रहे हैं रत्न प्रभा नारकी के ऊपर ही ये सारी पृथ्वी है, और ये जो 1000 योजन का उसका जो डेप्थ है ना, वो तो पूरा रत्न प्रभा के अंदर बता दिया है। यहाँ तक कि लवण समुद्र के जो पाताल कलश है ना, उसका पानी वानी सब रत्न प्रभा के अंदर बता दिया है, मिट्टी विट्टी सब। बोलो अभी कुछ भी आएगा उसमें? क्या लवण का पानी क्या आपका है? क्या बादर है या देवकृत है? बादर है, देवकृत नहीं है। तो अगर बादर चीज है तो नीचे जाएगी नहीं रत्न प्रभा में। बराबर ना? तो ना पाताल कलश पानी में, कुछ भी पानी में, ये एक पार्ट से सब क्लियर हो रहा है, ये एक ही पार्ट से। मुझे आप ही बताओ, चलो, तो मुझे भी लगेगा कि नहीं आप लोग कुछ समझे हो बहुत अच्छे से। अगर कोई समझा पाओ तो बोलो, कोई खोलो भाई, जवाब खोलो। अगर मौन नहीं है, किसी का कुछ काम नहीं है तो खोलो प्लीज। मैं जानना चाहती हूँ कि इस चीज को आपने कैसे समझा है। रत्न प्रभा नारकी में कुछ नहीं है, मतलब ये कुछ भी नहीं है। अब आपको है ना, देखो आपको है ना पॉइंट देना है साइंटिफिकली। कैसे? सुनो, कैसे मैं बताऊं, सुनो। एक भी चीज अवकाश अंतर के अंदर रह नहीं सकती। आप कैसे बोलोगे? चीज अवकाश अंतर के नहीं। आपको पता है कि औदारिक कुछ भी अंदर नहीं जा सकता। बराबर?
औदारिक शरीरी कोई भी चीज अंदर नहीं जा सकती, तो द्वीप समुद्र कुछ भी जा सकता है, बादर अप का है, बादर तेऊ का है, बादर वायु का है, कुछ भी रत्न प्रभा के अंदर इसीलिए नहीं जा सकता क्योंकि ये सारा औदारिक शरीर है। बराबर बराबर। तो वहां जो बारिश हो रही है वो क्या शरीर है? तो हो रही है वैक्रिय शरीर। बस परफेक्ट समझ में आ गया अभी आपको। तो अब आपको ये समझना है कि वो जो कुबड़ी विजय जो 1000 योजन जो नीचे उतरा हुआ जम्बू द्वीप बताया है ना, वो सारा जमीन पे है। इसके नीचे अवकाश अंतर घनोदधि घनवात के बाद रत्न प्रभा आएगी। बराबर। हाँ, वो कुबड़ी विजय कहाँ है? बराबर भरत क्षेत्र के एरिया में, उतनी ही नीचाई पे, उससे ज्यादा नीचे नहीं है। कुबड़ी विजय, फिर भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, पूर्व महादेव महाविदेव, पश्चिम महाविदेव के सारे विजय वो सब कहाँ पे है? द्वीप, जम्बू द्वीप पे है, राइट? उसके नीचे असंख्य योजन अवकाश अंतर घनोदधि घनवात तनवात के बाद रत्न प्रभा है। तो यहाँ की कोई भी चीज रत्न प्रभा के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ की कोई भी चीज अवकाश के अंतर के अंदर ही नहीं जा सकती, तो नीचे कहाँ से जाएगी बोलो? बराबर। जो भरत क्षेत्र में जो 2 बरमुडा और जो ड्रैगन ट्रायंगल है, उसके नीचे का जो आपका जो ब्लैक होल है, अवकाश अंतर निमग्न नदी, वो सारा खींच के अवकाश अंतर के यहाँ नीचे भेज देती है सबको। वो भी बाहर वापस आ सकता है क्या? बताओ। अवकाश अंतर के अंदर कोई भी चीज जाएगी तो बाहर आएगी, खत्म हो जाएगा, चूरा हो जाएगा, होगा कि नहीं उसका? क्योंकि यहाँ का कोई भी शरीर, कोई भी चीज अवकाश अंतर के अंदर उतर ही नहीं पाएगी। समझ में आ गया? वो सारा जो निमग्न उमग्न नदी का जो 6.25 योजन का पड़े ना, उसी के अंदर ही आके मर के खत्म होके पानी के अंदर, पानी के जीव उसको सारा चूर चूर करके खत्म कर देंगे। अवकाश अंतर में भी वो नीचे नहीं उतर पाएंगे। वो निमग्न नदी है जो उसको खींच लेती है। समझ में आई बात? और अवकाश अंतर तो उसको संग्रहेंगे ही नहीं, अंदर जाने ही नहीं देंगे। इसीलिए औदारिक शरीर कोई भी चीज ये 7 नारकी के अंदर नहीं है। ना घर है, ना नगर है, ना अग्नि है, ना अपका है, ना तेऊ का है, ना वायु का है, ना एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, औदारिक शरीर कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया? हाँ, आज का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट था। समझ में आ गया ना? तो अब सूर्य चंद्र और ग्रह का प्रकाश भी जाएगा क्या? बताओ। नहीं जाएगा। अब तो ग्रह का प्रकाश भी नहीं जाएगा, और इन्होंने तो बोल दिया है ना सब कुछ जाएगा। बोल दिया है ना? हाँ, देखो अभी आपको यहाँ थोड़ा बहुत समझ में आएगा। देखो पिक्चर देखो, पर्वत के नीचे ये मेरू है, तो हम तो ये मेरू से भी 1000 योजन ऊंचाई पे है। बराबर। ये पूरा जो मेरू अष्टरूचक है वो मेरू के 900 योजन, उसके बाद जमीन आएगी। तो ये जमीन धीरे 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 क्रॉस होती यहाँ तक पहुंचेगी। ये अष्टरूचक के सामने ही भरत है ना? यहाँ ही भरत है। भरत यहाँ पे, तो यहाँ से 6 योजन के बाद तुरंत, यहाँ 6 योजन के बाद कोने से तुरंत ही बोलो अवकाश अंतर आएगा कि नहीं नीचे का? 6.25 योजन के बाद अवकाश अंतर। तो आपका जो भी निमग्न ने नीचे खींचा है वो 6.25 योजन में ही घूम रहा है ना? बराबर। वो ना बाहर निकल रहा है, ना नीचे रत्न प्रभा में जा रहा है। तो सारे जीव, मनुष्य, जो भी चीज वाहन बोट से नीचे उतर रही है, वो सारा नीचे ही टूट के टुकड़ा टुकड़ा होके इधर ही घूमेगा कि नहीं? 6.25 योजन में ना नीचे उतरेगा, ना बाहर निकलेगा। बराबर। ना उसको निमग्न नदी बाहर निकलने देगी, ना उसको अवकाश अंतर नीचे खींचेगा। समझ में आ गया ये मुद्दा? हाँ, चलो मजा आ गया। आज मुद्दा आपको ये समझ में आ गया ना, ये बहुत अच्छा हुआ।
સ્ટેટમેન્ટમાં એ જ વાત છે કે આ બધું લોક પ્રકાશ લોક સંગ્રહણી આ બધું બીજાનું બનાવેલું મહાત્માઓનું બનાવેલું છે ભાઈ. आगम के ये मुद्दे को ध्यान में लिया ही नहीं गया है. आप अब सोचो, देखो यही पिक्चर देखो, मैं अभी फिर से बीच में कुछ बुक में क्या आ रहा है कि ये जो 900 योजन है ना मेरू के अंदर का 900 योजन, उन लोगों ने मेरू को ऐसा सीधा बना दिया, फ्लैट. कैसा? पूरी जमीन को फ्लैट बना दिया. ये 1000 योजन जो नीचे का है ना, यहां से ही उनके सारे व्यंतर वाण व्यंतर सब यहीं से शुरू हो रहे. और ये जो कुबड़ी विजय जो आई आपके पढ़ने में, वो ऐसे तो पूरा ये 1000 योजन ऊंचा है, लेकिन वो कुबड़ी विजय ना वो बराबर 1000 नीचे, ऐसे नीचे नीचे तक एक ही बाजू, पूरे जम्बू में एक ही बाजू नीचे 1000 योजन उतरी हुई है और वहां कुबड़ी विजय है, ऐसा वो लोग कह रहे. अब इनको है ना, इन्होंने ये जो जम्बू द्वीप बिल्कुल ऐसा सीधा माना है. यहाँ जीरो से लेके ये भी जीरो और ये भी जीरो, बिल्कुल अंदर ऊंडा नहीं. अब आप यहाँ समझ सकते हो, ये जीरो है तो ये सारा नीचे का जो 1000 योजन ऊंडा है वो नीचे, यहाँ से रत्न प्रभा शुरू हो गई. फिर तो ये सारा जो 1000 योजन का है वो अंदर चला गया रत्न प्रभा में. फिर लवण का जो कलश है वो भी रत्न प्रभा में चला गया. अब बोलो, रत्न प्रभा में ये सारी चीज जा सकती है? लवण का कलश, लवण का पानी सब अंदर जा सकता है? नहीं जा सकता. अच्छा, अब दूसरी बात, इन्होंने क्या किया, ये पूरी जमीन तो 1 लाख जम्बू सीधा ही है, लेकिन महाविदय का जो पूर्व या पश्चिम महाविदय की जो कुबड़ी विजय ना, यहाँ से यहाँ तक वो पूरा 1000 योजन नीचे स्लोप है, एक ही जगह पे, खाली एक ही जगह पे. अब इसको आप क्या कहोगे? देखो ध्यान से सुनो, ये पूरी जमीन फ्लैट और नीचे स्लोप है, तो खाई हुई कि नहीं खाई? इतना खाई जैसा होगा. देखो यहाँ स्लोप दिख रहा है आपको, ये स्लोप दिख रहा है आपको. तो बाकी की जमीन सीधी और इतना नीचे स्लोप, तो ये खाई होगी कि नहीं होगी? बराबर. बोलो, ये पॉसिबल है? यहाँ उन्होंने ऐसा माना है, ऐसी खाई है. एक तो वो 1000 योजन भी किधर गया? अगर ये मान लो खाई है तो ये सारा रत्नप्रभा के अंदर चला गया. तो रत्नप्रभा के ऊपर की भूमि भी सीधी नहीं हुई, लेकिन ऐसी एक जगह खाई है, ऐसा होगा? अब ये खाई होने के कारण ये 1000 योजन रत्नप्रभा में मान लिया, इसीलिए रत्नप्रभा में दिन रात प्रकाश गांव नगर सब कुछ है. और रत्नप्रभा में घर भी है, क्योंकि वो कुबड़ी विजय में तो घर भी आएंगे ना लोगों के, वहां तो भगवान भी आएंगे. जब 170 उत्कृष्ट तीर्थंकर परमात्मा होंगे तो ये कुबड़ी विजय में भी भगवान होंगे कि नहीं? होंगे. आज भी है ना, कुबड़ी विजय तो लास्ट है, आज लास्ट में ही तो है ना 2 तीर्थंकर परमात्मा. महाविजय के 2 तीर्थंकर परमात्मा ये कुबड़ी विजय में है कि नहीं? है. तो आज क्या परमात्मा रत्नप्रभा नारकी में, ऐसा कहोगे आप? नहीं. कहना ही पड़ेगा ना, आपने उसको तो रत्नप्रभा में कह दिया, आपने उसको रत्नप्रभा में मान लिया है, तो भगवान रत्नप्रभा में है ऐसा मानना पड़ेगा. नहीं, हो ही नहीं सकता. हो ही नहीं सकता, बस यही समझो, ये पॉसिबल ही नहीं है. 1000 योजन को फ्लैट नहीं मानना है, आप स्लोप मानो, कोने से ऊपर और यहाँ से नीचे स्लोप में मानो. आओ मैं जम्बू द्वीप का आकार बताती हूँ आपको फिर से. आज आपको सब चीज क्लियर हो रही है और यही मुद्दा क्लियर हो रही है. हम यही मुद्दा करेंगे, हम दूसरा मुद्दा भी नहीं लेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर करा दूंगी मैं. आओ, अभी मैं दूसरा जम्बू द्वीप का फोटो बता रही हूँ आपको. देखो, दिख रहा है? हाँ, अब इसको आप जम्बू द्वीप और ये मेरू पर्वत को समझो, ये लवण को समझो. देखो ये 1000 योजन ऊंचा हुआ,
सब जगह से करना आपको, एक जगह से नहीं, सब जगह से। तो 1000 योजन यहाँ से ऊंचा होगा तो जो मेरू का नीचे का 1000 भी ये जमीन के अंदर ही आ जाएगा कि नहीं? तो रत्न प्रभा तो आई नहीं ना अभी। समझ में आया? ये जमीन है, उसके बाद ये लवण, लवण का भी नीचे 1,00,000 योजन ऊंडा, उसके बाद का समुद्र 2,00,000 ऊंडा। तो ये आप नीचे जैसे जैसे ऊंडा उतारते जाओगे, बोलो यहाँ रत्न प्रभा आई, पहले ये बोलो। नहीं। बोलो अब यही चीज को यहाँ देखो, ये इसी में देखो, आकार में देखो, बोलो यहाँ रत्न प्रभा आई क्या? अभी तक आई नहीं। ये मेरू के नीचे और ये आपका जम्बू का स्लोप ऐसा, और उसके बाद सारे द्वीप समुद्र का स्लोप, बोलो यहाँ रत्न प्रभा आई अभी? असंख्य योजन तक आई? नहीं। तो ये सही है या वो सही है? अब बताओ चलो। वो सही है। हाँ बोलो, समझना है आपको, ऐसे ही नहीं कोई दूसरी चीज आपको ये पढ़नी, आप आगम पढ़ रहे हो बस। तो ये सारा जो एरिया है वो अवकाश अंतर है, ये मेरू है, रत्न प्रभा यहाँ से शुरू होगी। तो अब यहाँ पे कोई भी ग्राम नगर कुछ भी है रत्न प्रभा के अंदर? नहीं। या अवकाश अंतर, घनोदधि, घनवाद, तनवाद किसी को अंदर जाने ही नहीं देगा। और जो भी अंदर यहाँ पे जो भी समुद्र, जो भी देव करेंगे वो सारे देव करेंगे, जो भी वरसाद होगा, ये होगा, सारे देवकृत होगा, वैक्रिय होगा, बराबर। औदारिक कुछ नहीं होगा क्योंकि औदारिक अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकता। तो परमात्मा ने जो कहा है कि वहाँ पे वरसाद है, घर है, लड़ाई है, अग्नि है, सब है, लेकिन देवकृत है। बोलो बात सच है कि झूठ है? सच है। सच है। यहाँ जो 1000 योजन ऊंचे पे जो प्रकाश, सूर्य प्रकाश, अब यहाँ कैसे जाएगा बताओ चलो? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। कोई घर ग्राम कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रश्न है तो बोलो। अभी मैं आपका वापस वो पेज निकाल रही हूँ, तब तक प्रश्न है तो पूछो। चलो आओ, अब आप यही चीज बोलो, देखोगे ये हम यहाँ पे थे कि उनकी ध्वजा पताका की बात चल रही थी, बराबर, ग्रहों के, विमानों की, है ना? हाँ। हाँ, तो यहाँ पर्याप्त ज्योतिष देवों के स्थान है, उनके जो भवन है वो बिल्कुल ध्वजा पताका, फिर हार, मणि, रत्न उसी से बना हुआ और उसी से चमकता हुआ है। और जो ग्रह ज्योतिष चक्र के अंदर घूम रहे हैं तो ग्रह उसकी वो गति में प्रीति युक्त है, मतलब उनको गति ही अच्छी लगती है, वो कभी 1 मिनट रुकेंगे ही नहीं, उनको घूमना ही अच्छा लगता है, गोल गोल घूमना अच्छा लगता है, वो घूमते रहते हैं। तो हमारी अशुभ असर कुछ दिन आई, कुछ दिन गई, कुछ दिन आई, कुछ दिन गई, बराबर। अगर वो रुक ही जाते तो क्या होता? तकलीफ होती ना? हाँ। तो इसमें सूर्य, चंद्र, ग्रह, शुक्र, शनि, गुरु, बृहस्पति, राहु, धूमकेतु, बुध, अंगारक, ये सारे जो ग्रह हैं वो तपे हुए सुवर्ण के जैसे रंग वाले हैं, उनके सबके अलग अलग रंग, ठीक है। और घूमने के चर स्वभाव होने के कारण, चर में प्रीति होने के कारण, और 28 प्रकार के नक्षत्र के देवगण है, वो भी आपको जानना है, 28 प्रकार के देवगण, और सारे वो ज्योतिष चक्र के अंदर रह के आकाश में घूम रहे हैं। आओ देख लो पिक्चर। तो आप मतलब कहीं जगह आपको ये पता है, कहीं जा रहे हो आप, बाहर गांव जा रहे हो, पता है कि 2 ही दिन बाकी है, तो कैसा लग रहा है? चलो अब हम घर पे जाएंगे। हाँ। तो इनको भी अवधि ज्ञान तो है ही ना? अच्छा, इससे पता चलता हाँ, है। उनको अवधि ज्ञान तो है ही। वो कहाँ से आए वो भी जान सकते, तो अब कहाँ जाएंगे वो भी जान पाएंगे वो। हाँ। अवधि ज्ञान तो उनको भी है, जैसे ये भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है। हाँ हाँ। तो अवधि ज्ञान से तो उनको ये बहुत सारी चीज मालूम तो पड़ती ही है ना। बराबर। हाँ,
बराबर। उनकी 6 महीना बाकी है ये भी मालूम पड़ जाता है, हमारा ही नहीं पता कब मृत्यु है, बाकी उनको तो सब मालूम पड़ जाएगा। बराबर। हाँ हाँ हाँ, चलो अब मुझे लग रहा है आपको सब समझ में आ गया, बराबर ना आज? हाँ आओ। अब थोड़ा दंडक की बात है, आहारक अनाहारक। तो आहार, फिर विरति, स्थावर जीव, पक्षी, आयुष्य, अणगार, छद्मस्थ, असंभृत और अन्य तीर्थिक। इस संबंध में 7वें सदक जो भगवती सूत्र के जो शतक है उसमें 10 उद्देशक कहा गया है। 10 उद्देशा मतलब ये सारे आहार के ऊपर, वीरति के ऊपर, मतलब नारकी के जीवों का आहार क्या, देवों का आहार क्या, मनुष्यों का, तिर्यक लोग का आहार क्या। ऐसे ही वीरति, तो नरक में वीरति किस किस को होगी, ऐसे ही देवों को वीरति कहाँ कहाँ होगी। उसके बाद स्थावर, तो मतलब स्थावर जीव कहाँ होंगे, तो आपको ये बता दिया कि स्थावर कहाँ पे होंगे, बोलो। સ્થાવરનો પ્રશ્ન ખબર નથી પડ્યો. स्थावर का मतलब क्या हुआ, એ તો सूक्ष्म સ્થાવર જીવ और बोलते स्थावर हैं ने. जीव में, तो औदारिक में ही आएगा ना ये। हाँ औदारिक में ही हाँ आता है. औदारिक में ही आएगा, वैक्रिय में ये नहीं आएगा, ये वैक्रिय में तो आएगा ही नहीं। तो ये कहाँ होगा, नरक और देव में तो होगा ही नहीं ना। नहीं वहाँ पे नहीं होगा. हाँ बस बस ऐसे आपको समझना है, ठीक है। पर जीव तो सब जगह आएंगे, सामान्य जीव तो सब जगह आएंगे। हाँ हाँ, तो सामान्य जीवों में आहारक की बात की है कि पहले समय में कोई जीव आहारक होते भी हैं और नहीं भी, अनाहारक भी होते हैं, क्योंकि पहले समय में तो जीव निकला और पहले ही समय में कहीं पे उसने उत्पत्ति स्थान, बाजू में ही उत्पत्ति स्थान ले ली, तो पहले ही समय में वो आहार कर लेगा, बराबर। हाँ तो कुछ जीव एक समय आहारी होते, कुछ जीव 2 समय आहारी भी होंगे ना, कि यहाँ गए फिर थोड़े मुड़े तो 2 समय हो गया। हाँ हाँ, अब 3 समय भी आहारी होगा, क्योंकि वो पहले यहाँ गए एक समय में, फिर दूसरे समय में यहाँ गए, तीसरे समय में कहीं थोड़े नीचे उतरे, तो 3 समय आहारी हुए। हाँ बस, तो इस प्रकार से 4 समय आहारी होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 समय, उससे ज़्यादा नहीं होते। हाँ ठीक है, तो ये समझाया। उसके बाद सीता सीतोदा, उसके आसपास का एरिया बताया है, वो तो आपका जब महाविद्य आएगा तब हम समझ लेंगे उसको, ठीक है। तो अभी ये मुद्दा हम बाद में लेंगे जब महाविद्य पढ़ेंगे तब। ओके. हाँ चलो, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा थोड़ा भी एक एक 2 लाइन में भी पॉइंट आ जाएगा। ये समवायंग सूत्र से मैंने पेज लिए हुए ना, इसलिए। हाँ तो वो 2 लाइन का पेज समझने का मतलब भी नहीं है ना, पूरा टॉपिक आपको समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए। ठीक है, इसको आपको खाली पढ़ना है, आपके पास बुक है, आप उसमें देखना, उसको खाली पढ़ोगे। ओके. हाँ देखो, अभी जो हम ऊपर के जो पढ़ की बात कर रहे हैं ना, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ लेते हैं कि आगम में रत्न प्रभा के ऊपर भी अवकाश अंतर है, इसका भी हमें प्रूफ मिलेगा। आगम में तो जवाब होगा ही होगा, हम उसकी बात करेंगे, हम उसकी बात करेंगे। आओ, ऊपर से कैलकुलेट करेगा वो भी कम है। आप ये रखे करना कुछ नहीं आओगे तो मैं इसका क्या करूँ? ये रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर के चरमांश से, फिर कल ही देती हूँ मैं, फिर अब नहीं आएगा। चलो देखो मैं बोल रही हूँ, सुनो। एज प्रमाणे रत्न प्रभा संबंधी अवकाश अंतर का जो ऊपर का चरमांत है वहाँ तक
असंख्यात लाख योजन का अंतर है। देखो, ठीक है, आओ। ये रत्नप्रभा पृथ्वी के ऊपर के चरमांत से, रत्नप्रभा पृथ्वी के ऊपर के चरमांत से घनोदधि का, घनवात का जो नीचे का चरमांत है वहाँ तक असंख्य लाख योजन का अंतर है। मतलब जो रत्नप्रभा पृथ्वी के ऊपर का लेयर है वहाँ से नीचे के घनवात तक बात की है। अब मैं दूसरी लाइन बोल रही हूँ, रत्नप्रभा पृथ्वी के चरमांत से, मतलब उसके एंड से तनुवात वलय का जो ऊपर का चरमांत, अब ये ऊपर हुआ ना, हाँ तो ऊपर तनुवात वलय है, ये बात कंफर्म। हाँ तो ऊपर का तनवात वलय है तो उसका चरमांत हुआ, तो उस प्रकार से घनवात वलय, तनवात वलय, घनोदधि वलय, तो अवकाशांतर का भी वलय आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब देखो यहाँ नीचे मैं बोल रही हूँ फिर से, इसी प्रकार रत्न प्रभा संबंधी अवकाश अंतर का जो ऊपर का चरमांत, अब समझ में आया? फिर से आया, देखो शब्द आया। हाँ तो ऊपर का रत्न अवकाश अंतर का चरमांत, ऊपर का घनोदधि का चरमांत, ऊपर का तनोदधि का चरमांत, मतलब रत्न प्रभा के ऊपर भी ये सब है, ये पाठ बता रहा है। तो अब सीधे रत्न प्रभा के अंदर तो आप मेरू पर्वत का 1000 योजन कैसे गिनोगे? बराबर। तो केवी रीते गणा છે? मतलब ये हो गया ना कि ये रत्नप्रभा की ये जमीन अलग है, उसके बाद रत्नप्रभा के ऊपर ये जमीन रत्नप्रभा के अंदर तो है ही नहीं, ये बात कंफर्म। हाँ ये बात का, ये रत्नप्रभा के टॉप लेयर के अंदर ही है। हाँ, तो अब आप क्या समझोगे, जो रत्नप्रभा का जो टॉप लेयर है उसके वो उसके लेयर के ऊपर घनोदधि, घनवात, तनवात भी कंपलसरी है। हाँ ये तो कंफर्म हो गया ना। हाँ तो अब रत्नप्रभा के ऊपर घनोदधि, घनवात, तनवात, अवकाश अंतर है, तो फिर ग्राम नगर कहाँ से अंदर जाएंगे? वो मेरू का 1000 योजन अंदर जा ही नहीं सकता ना, नहीं जा सकता। अच्छा, इसका भी 1 लाख योजन जो लवण समुद्र के जो बड़े बड़े जो पाताल कलश है वो भी कहाँ से अंदर जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो घनवात, तनवात वो वलन तोड़ के अंदर जाएंगे क्या? नहीं। समझ में आ गया? तो ये साबित हो रहा है कि ये घनोदधि, घनवात, तनवात रत्नप्रभा के ऊपर भी है, तो वो सबके बाद आपका ये पृथ्वी आएगी, तिर्यक लोक की, ग्राम, नगर, पानी, जो कुछ भी है सब बाद में आएगा। जो હું તને આની સાથે બતાવું છું, પિક્ચર આમાં સાથે મારું દેખાય છે તમને? આ સ્ક્રીન તો દેખાય છે। આ હા ઈ દેખાણ બરાબર, આ રત્નપ્રભા પૃથ્વી છે। હા રત્નપ્રભા પૃથ્વીની ઉપર ઘનોદધિ, ઘનવાત, તનવાત, અવકાશાંતર એટલે આખું પેક થઈ ગયું આ અવકાશાંતરથી। અચ્છા, નીચે બી ઘનોદધિ, ઘનવાત, તનવાત ને અવકાશાંતર છે, રાઈટ? હા ઉપર બી છે ને નીચે પણ છે। હા જેમ તમારે હોય છે ને વેક્યુમ, હા વેક્યુમ, ઉપર પણ વેક્યુમ, નીચે પણ વેક્યુમ, તો વચ્ચે વસ્તુ હવામાં રહેશે, અધ્ધર રહેશે, હવામાંની અધ્ધર રહેશે, કારણ કે વેક્યુમ છે એટલે હવા તો છે નહીં, હવા નથી। બરોબર? તો હવે આની ઉપર જ આવશે ને હવે બાકી બધું, પાતાળ કળશ, દ્વીપ, સમુદ્ર બધું બહાર આવશે, રત્નપ્રભાની અંદર કશું નહીં, રાઈટ? ઓકે હા, હવે આ લોકોએ શું કીધું છે ખબર છે? હવે સમજો આ બેને, આ લોકોએ શું કીધું, વચ્ચે બખોલની અંદર છે બધું, રત્નપ્રભા નારકી આવી અંદરથી પોલી છે 1000 યોજન, અને મેરુના 1000 યોજન અંદર છે, હા અને પેલા લવણના પાતાળ કળશ 1 લાખ યોજન ઊંડા એની અંદર છે। હા સમજાયું? ના હજી ભેજામાં નથી ગયું। આ તો અંદર ઉતરી ગયું, તો ઘનોદધિ, ઘનવાત, તનવાત ક્યાં ગયા? હા ઈ ક્યાં ગયા? ઈ તો અંદર જ હોવા જોઈએ ને। એટલે ઘનોદધિ, ઘનવાત, તનવાત તો માન્યા જ નહીં ને, એમ કહું છું। હા એ લોકોએ નથી માન્યા। એ ન માનો તો જ બધું અંદર જશે ને। હા જો મેરુના 1000 યોજન અંદર, હવે સમજો કે આ મેરુ છે તો આખો 1000 યોજન અંદર, હા બરાબર। પાતાળ કળશ છે તો 1 લાખ યોજન અંદર, હા સમજાય છે? હા સમજાઈ તો ગયું। હવે આ બધું અંદર હોય તો પછી ઘનવાત, ઘનોદધિ, તનવાત ન હોય તો જ બધું અંદર હોય, હા તો જ અંદર જાય, નહીં તો ક્યાંથી જાય? નહીં તો ક્યાંથી અંદર જશે? તો પછી રત્નપ્રભાની ઉપર ઘનોદધિ, ઘનવાત, તનવાત છે, આગમ પાઠ છે, એને માનવાના છે કે નથી માનવાના? આગમપાઠ તો માનવાનું જ। બસ, તો આ રત્નપ્રભા નારકી થઈ ગઈ, ઉપર ઘનોદધિ, ઘનવાત, તનવાત, અવકાશાંતર, અને પછી પૃથ્વી।
હવે સાચું લાગે છે? હવે બરાબર છે. અને ભગવાને પણ કીધું કે એની અંદર ગામ નથી, ઘર નથી, નગર નથી, દ્વીપ નથી, સમુદ્ર નથી, એકેન્દ્રિયથી પંચેન્દ્રિય કશું જ નથી. અવકાશ અંતરમાં કાંઈ જ નથી. અવકાશ અંતર નહીં, પછી રત્નપ્રભામાં કાંઈ નથી. એમાં પણ કાંઈ નથી. હા, તો પછી હવે આ બધા આવા પોલી માનવી છે? ના. સમજાઈ ગયું? તો પછી 900 યોજન ક્યાં જશે? કયા 900 યોજન? મેરુના. મેરુના 900 યોજન તો મેરુ તો છે કે હજી અહીંયા છે, આટલો બધો ઊંચો. જો આ મેરુ અહીંયા છે, હા, આ મેરુના નીચેના 900 યોજન હા, આ સફેદ દેખાય છે, હા. અને એના પછી આટલું બધું અવકાશ અંતર અડધા યોજનનું, ઓકે. પછી રત્નપ્રભા. અચ્છા. જો આ તિર્યક લોક જેટલો ઊંચો હોય, સમજી લો કે આ તિર્યક લોક આટલો ઊંચો, તો તિર્યક લોકના બરાબર મધ્ય ભાગમાં મેરુ ચાલુ થશે મધ્ય ભાગથી. જો હવે સમજાય છે? હવે સમજાઈ ગયું. હવે આ મેરુના નીચેના 1000 યોજન, હા. એના પછી આટલું આખો અવકાશ અંતર અડધા રજ્જુ સુધી, ઓકે. જે આમ ક્રોસ ઉતરશે આખું છેક સુધી, એક રજ્જુ પોળા સુધી, હા, ઈ આઈસ્ક્રીમના કોન જેમ. આઈસ્ક્રીમના કોનની જેમ. પછી તમારી રત્નપ્રભા. સમજાય છે હવે? હા. હવે ક્યાંથી ગામ નગર બધું અંદર જશે? ના, એ બધું નહીં જાય. બોલો. ખ્યાલ આવી ગયો. હા, હવે ખ્યાલ આવ્યો. સરસ, બહુ સરસ, બહુ આનંદ થયો, બહુ આનંદ થયો. બસ આ જ આગમ પાઠ છે એટલે જ આ વસ્તુ, આ ગણિત હું જુદું કેમ પાડી રહી છું એટલે જ પાડી રહી છું. મહાત્માઓની બી સાથે ચર્ચા કરું છું, એનું કારણ જ આ છે કે આ જુદું છે એને જુદું સમજો. આ ખોટી રીતે આપણે બહાર લાવ્યા છે. ઓકે. સમજાયું? હા, સમજાઈ ગયું. આ પેજ નંબર કઈ બુકમાં છે? હા, બુક તમને જે હમણાં મોકલાવીએ હા, પણ એમાં કઈ પહેલા નંબરની બુકમાં છે કે કઈ? એમાં ક્યાં એક જ બુક છે, હમણાં મોકલ્યું છે તો. મેં તો એન્વેલપ નથી ખોલી. હા, એમાં એક જ બુક છે 450 પાનાની. હા, એક જ છે. હા, એક જ બુક છે એમાં. બધા 450 પાના એકમાં જ નાખ્યા. 14 નંબરનું પાનું છે. ઓકે, ઓકે. બધા જ સ્પેશિયલી. હા, બધા અલગ અલગ પાને અલગ અલગ હોય, પણ મેં તો પેલા આગમના પાઠ મૂક્યા હોય ને એટલે મારે તમને આગળ પાછળ કરીને સમજાવવું પડે. સમજ્યા? હા. બસ. એટલે બધા પિક્ચર બી છે જેમાં. પિક્ચર પણ ખોલીને બેસજો હવે એટલે મજા આવશે ભણવાની. ખોલીને બેસશો ને એટલે આ જો એ જ વસ્તુ અહીંયા છે. જો આમાં હવે લાસ્ટ તમને ફોટામાં દેખાડી દઉં. જો એ જ વસ્તુ, જો અહીંયા જો આવ્યું. આ રત્નપ્રભાનો પહેલો ફ્લોર, એના ઉપર ઘનોદધી 1.5 યોજન, પછી ઘનવાત અને તનવાત 6 યોજન. આ 6 યોજન ઘનવાત, અને પછી 4.5 યોજન તનવાત, અને 1.5 યોજન તનોદધી. આ ત્રણેના પડ, અને એના પછી આખું આટલું અહીંયા સુધી અવકાશ અંતર. સમજાયું? અને આ બરાબર તિર્યક લોકના મધ્ય, એટલે તિર્યક લોકના મધ્યથી અડધું તિર્યક લોક તો અવકાશ અંતર જ છે કે નહીં? બોલો. ખ્યાલ આવી ગયો. આમાં તમે પેજ નંબરમાં એક્સપ્લેનેશન આપ્યું છે મેરીનું. હા, બસ હવે સમજાઈ ગયું ને? આમાં જોયું મેં હમણાં. હા, બસ હવે સમજાઈ જશે. આ અષ્ટરૂચક છે એ તિર્યક લોકનું મધ્ય છે એટલી ખબર છે બસ. તો આ અષ્ટરૂચક તિર્યક લોકના મધ્યથી અડધા રજ્જુ સુધી તો અવકાશ અંતર જ ભરેલું છે અચ્છા. નીચે. અને પછી તમારી રત્નપ્રભાની પૃથ્વીના ઘનોદધી બધું પછી ચાલુ થાય છે. બરાબર? એટલે જમીન તો આવવાની જ નથી અહીંયા. ભગવાને ના જ પાડી છે. કોઈ ઘર નથી, જમીન નથી, પાણી નથી, કાંઈ જ નથી. હવે જો આ જે હું કહું છું ને અષ્ટરૂચક અડધા રજ્જુ પછી, જો તને આમાં વધારે ક્લિયર થશે. જો આ બધા મેં મૂક્યા છે, તમે જો આ જો હવે આ વધારે ક્લિયર. જો તિર્યક લોકનું બરાબર મધ્ય ભાગ બિંદુ, આ જે બિંદુ છે એ જ અષ્ટરૂચક. તો અષ્ટરૂચક મતલબ મેરુ જંબુ બધું ઉપર આવ્યું, તો નીચે તો આખું અડધા રોજન સુધી તો અવકાશ અંતર જ આવ્યું ને. રત્નપ્રભાનું ઘનોદધી તો આ અડધા યોજન પછી ચાલુ થશે. બરાબર. તો પછી આ બધી વસ્તુ ક્યાંથી અંદર આવી? મેરુના 1000 યોજન એ તો અંદર જવાના જ નથી. પછી પાતાળ કળશ 1 લાખ યોજન એ પણ અંદર જવાનું નથી. બસ
બહુ ક્લિયર થઈ ગયું આજ. એટલે એ બધા જીવો જમીન ઉપર ઔદારિક શરીરી છે, નીચે વૈક્રિય લબ્ધિધારી બધી વસ્તુ જશે. પછી વરસાદ હોય, દેવો હોય, પેલા ઈચ્છાધારી નાગ હોય કે પછી ઈચ્છાધારી પેલી મત્સ્ય કુમારીઓ હોય, જે પણ હોય. સમજાયું? હા એ લોકોના શરીરો બધા નથી, વૈક્રિય શરીર છે એટલે. બરાબર? બરાબર. હા હા, ચાલ, મળી ગયું પેજ. મળી ગયું. સરસ. મળી 46. ગયું. આજે બુક ઓપનિંગ થઈ મારી. હા હા હા, ચલો, જય જય.